जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है विशाल समई और ये नाम तुम लोगों ने बहुत बड़ा कर दिया है। आज देश के हर कोने पे हम लोगों की क्लासेस बिक रही है टैक्सेशन की, एंड दिस इज ओनली बिकॉज ऑफ योर लव एंड सपोर्ट। और आज फिर मैं आ गया हूं आप लोगों से वही प्यार मांगने आपके अपने चैनल विद्यास्थल पे। विद्यास्थल इज अ लीडिंग इंस्टीट्यूट हु प्रोवाइड क्लासेस टू द एस्पिरेंट्स ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, कंपनी सेक्रेटरीज एंड कॉस्ट अकाउंटेंट एट ऑल लेवल्स। आज हम लोग फिर से डायरेक्ट टेक्स्ट सीरीज को शुरू करने जा रहे हैं और मैं उम्मीद करूंगा कि फिर से मुझे उतना ही प्यार और उतना ही सपोर्ट मिले। तो अगर आपको हमारी क्लासेस पसंद आए तो जरूर उसको लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो मैं प्रारंभ करता हूं हमारी डायरेक्ट टेक्स्ट सीरीज को। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? और मुबारक, हम लोगों की शुरू हो गई है डायरेक्ट टेक्स्ट सीरीज। और ये डायरेक्ट टेक्स्ट सीरीज में उम्मीद करूंगा बहुत तगड़ी जाए। बहुत मेहनत करने वाले हैं हम लोग, ये मेरा आप लोगों को विश्वास देता हूं मैं आप लोगों को कि हम लोग बहुत तगड़ी मेहनत करेंगे। और सबसे पहले उन सभी लोगों को जिन लोगों के बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए हैं, कल रिजल्ट आया है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का, परसों रिजल्ट आया है कंपनी सेक्रेटरीज का, और उससे पहले रिजल्ट आ गए थे कॉस्ट अकाउंटेंट के। तो जिन भी लोगों ने बहुत अच्छे मार्क्स सिक्योर करे हैं और पास हो गए हैं, उन सबको लख लख बधाइयाँ मेरी। और जो लोग रह गए हैं तो चिंता ना करो सर, पहले सीएमए का रिजल्ट आया, फिर सीएस का रिजल्ट आया, फिर सीएमए, फिर सीए का रिजल्ट आया, अब मैं आया, अब तुम्हारे दिमाग में टैक्स आएगा। तो घबराने की बिल्कुल भी बात नहीं है। अगर जिन बच्चों का नहीं निकला है, टैक्स का पेपर वैसे ही बहुत टफ आया था चार्टर्ड अकाउंटेंसी के कोर्स में, तो अगर किसी ने ऐसी चीज़ों को एड्रेस किया है और वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे और वो डिसहार्टन हो गए हैं, तो सबसे पहले भाई दिल से निकाल दो कोई भी गुमान। तुम स्ट्रांगली लो इन चीज़ों को। हम लोग सिर्फ क्या कर सकते हैं, हम लोग सिर्फ एक्सरसाइज कर सकते हैं, वर्कआउट कर सकते हैं, और वो करने वाले हैं अपन। तो ये बात भी मान के बैठो यार कि तुम लोगों के रिजल्ट के बाद ही एकदम से नेक्स्ट डे पे मैं तुम लोगों को मिल गया हूँ, और अब मैं तुम लोगों को मिल गया हूँ तो अपन वो स्ट्रैटेजी के साथ चलने वाले हैं कि अपन को कैसे करना है। तो आई एम विद यू। तो प्लीज़ 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 बी देयर। और ये जो हम पढ़ने वाले हैं सर, ये अभी हमारे एग्ज़ाम्स जो मई जून में या नवंबर दिसंबर में होने वाले हैं, उसके हिसाब से फाइनेंस एक्ट के हिसाब से पढ़ेंगे अपन, जो कि अपना होगा फाइनेंस एक्ट 2021, जो अपने इस वाले एग्जाम्स के लिए एप्लीकेबल होगा। और अभी 1 फरवरी को ही हमारा फाइनेंस एक्ट 2022 जो आया था, जिसको हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने बताया था, आप लोगों के सामने बजट पेश किया था। सर तुम लोगों ने खाली क्रिप्टो करेंसी के ऊपर 30% टैक्स के अलावा कुछ और बातें शायद नहीं करी उसके ऊपर, तो वो वैसे भी अभी तुमको बातें नहीं करनी है। वो वाला एप्लीकेबल होता है अगले साल, यानी कि 23 ईयर में। तो ईयर 23 में अपन बात करेंगे। अभी हम लोग शुरू कर रहे हैं हमारे अपकमिंग अटेम्प्ट्स के लिए। बिल्कुल जो भी मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ वो आपका हर लेक्चर अमेंडेड है। आपको इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है। बुक्स जो है वो मैंने आपको शेयर कर दी है। आपके पास हार्ड कॉपी है मेरी, बहुत बढ़िया बात है। नहीं है, टेलीग्राम पे मेरी बुक है, टेलीग्राम पे मेरे नोट्स हैं, मेरी स्लाइड्स हैं, वो स्लाइड्स भी हैं जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो जिन बच्चों ने अभी तक नोट्स नहीं ऑब्टेन करे हैं, भाई साहब हार्ड कॉपी नहीं है तो सॉफ्ट कॉपी तो अभी ले लो। और कहाँ से लोगे सर? टेलीग्राम से लोगे। क्लियर है बात? तो अब समय नहीं बर्बाद करते हुए कर रहा हूँ शुरू। बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि बड़े दिनों बाद ही सही, लेकिन तुम लोगों से कनेक्ट हो पाया हूँ। तो आप लोगों के सामने सर सबसे पहले मैं पूरी स्क्रीन दिखा दूँ, और दिस इज योर इनकम टैक्स इंट्रोडक्शन। सब लोग देख पा रहे हैं? ओके। तो इस तरीके से मैं आपको फुल स्क्रीन करके शेयर कर दिया करूंगा बीच बीच में, जब भी आपको कुछ लिखना हो। तो मैं शुरू कर रहा हूँ इनकम टैक्स इंट्रोडक्शन। यानी कि आप लोग में से ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे जिन्होंने शायद पहले कभी इनकम टैक्स पढ़ा ही नहीं होगा, और बहुत सारे ऐसे बच्चे भी होंगे जिन्होंने इनकम टैक्स पढ़ा है और वो फिर से एक बार रेफर करना चाहते हैं सब कुछ। सर क्लास जो मैं दे रहा हूँ वो 0 लेवल से दूंगा। आप लोगों ने अगर पहले पढ़ा हुआ है तो थोड़ा सा पेशेंस बना के रखिएगा, क्योंकि इंट्रोडक्शन को पूरे लेवल पे लेके जाऊंगा मैं। और अगर आप लोगों ने पहले नहीं पढ़ा है तो भैया बहुत ही चौकन्ने होके पढ़िएगा, ठीक है? ऐसा मैं बोरिंग नहीं हूँ, लेकिन अगर जहाँ पर थ्योरी पॉइंट आएगा वहाँ पे भैया समय दूंगा। जहाँ पर इंटरेस्टिंग है वो इंटरेस्टिंग है। तो आइए कर देते हैं शुरू इनकम टैक्स इंट्रोडक्शन। अब व्हाट इज दिस इनकम टैक्स इंट्रोडक्शन? इनकम टैक्स की जब भी मैं बात करता हूँ तो सारे बच्चों को समझ में आता है कि सर इनकम टैक्स मतलब कि किसी की कोई इनकम हुई है और इस इनकम के ऊपर इनकम टैक्स का पेमेंट करना है। और वो इनकम टैक्स का पेमेंट कैसे करना है सर, वो इस क्लास के लिए आज हम यहाँ पर बैठे हुए हैं कि अगर किसी की कोई इनकम हुई है तो उस इनकम के ऊपर इनकम टैक्स कैसे कैलकुलेट करें।
सर ये सब की जरूरत क्यों पड़ी, ये सब करते क्यों है, ये सब्जेक्ट ही क्यों आया, ये सब्जेक्ट नहीं होता तो हमको ये पढ़ना नहीं पड़ता। इस सब्जेक्ट का मतलब क्या था, व्हाट इज द मीनिंग, व्हाट इज द पर्पस टू लॉन्च इनकम टैक्स, व्हाट इज द नीड ऑफ इनकम टैक्स, जरूरत थी क्या। ऐसी भी तो कुछ कंट्रीज हैं सर जहां पर इनकम टैक्स लगता ही नहीं है, तो हमारी कंट्री में क्यों लगता है। ये सारी बातें हैं। और अगर इनकम टैक्स लगता ही है, चलो अब लगता ही है तो इस पर क्या झगड़ा करना कि क्यों लगता है क्यों नहीं लगता, लगता ही है तो सर फिर कैसे लगाना है, क्या प्रॉब्लम्स आती है, क्या प्रैक्टिकल प्रपोजिशंस है, वो सब कुछ हम देखेंगे। अब एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहली बात सर, इस टाइम पे आप जहाँ पर बैठे हुए हो वो इस पूरे वर्ल्ड की सबसे खूबसूरत मिट्टी है, क्योंकि आप बैठे हुए हो एक खूबसूरत देश में जिसका नाम है भारत। तो हम लोग सब इंडिया में बैठे हुए हैं और इंडिया इज़ अ ब्यूटीफुल कंट्री अमंग दी वर्ल्ड। तो ये जो पूरा संसार है, मैं कहता हूँ शायद हमने आ रहा है कोई कर्म हो गए जो हमको इस मिट्टी में जन्म मिला। सोने की चिड़िया कहलाने वाला हमारा देश, और कहलाने वाला देश इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ऐसी बात नहीं है, तुम लोगों ने अब सुन तो लिया ये सब कुछ कि रशिया यूक्रेन का तुम बात सुन ही रहे हो, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो दिस व्हाट मैं कभी कभी ना सुन के ये बातें घबरा जाता हूँ कि यार आज अगर आतंक मच गया है और सब लोग जो लोग इंडिपेंडेंट है वो एकदम से डिपेंडेंट हो जाएंगे, क्या होने वाला है यूक्रेन के साथ। ये सब कुछ मैं सोचने से ना मैं थोड़ा सा घबरा जाता हूँ। मैं सिर्फ घबरा जाता हूँ, लेकिन लोगों ने तो देखा है। हम में से कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने हम तो फॉर्चुनेट है कि हम लोग इंडिपेंडेंट इंडिया में पैदा हुए, और जो लोग डिपेंडेंट इंडिया में थे, यानी कि जिन लोगों ने वो गुलामी देखी है ब्रिटिशर्स की, वो तो एक समय था जब हमारे जो देश था वो सोने की चिड़िया थी, यानी कि हर रिसोर्सेज थी। सोने की चिड़िया कहलाने का मतलब क्या था कि हमारे पास सर सारे रिसोर्सेज थे, सारे, हर चीज भारत में मिलती है, हर चीज। भारत पुराणों का देश है। आज भी यहाँ पर क्या चल रहा है, आज लोग जो नासा में आके बता रहे हैं ना कि ये चीज उन्होंने बताई, ये चीज हम बहुत पहले करके बता चुके हैं। हमारे ज्ञान, हमारे ग्रंथ बहुत आगे हैं। अब इनके ऊपर हम डिस्कस करने नहीं बैठा मैं यहाँ पर, लेकिन इंडिया आज से नहीं, इंडिया की हिस्ट्री है, इंडिया के पास हमेशा से सब कुछ रहा है। और ये वाली बात सिर्फ हम लोगों को रियलाइज नहीं होती जो कि यहाँ कर है, क्योंकि कहते हैं ना घर की चिड़िया, घर की मुर्गी, क्या बोलते हैं उसको, गलत बोल रहा हूँ मैं, घर की मुर्गी भी दाल बराबर ही। अब मैं सही बोल रहा हूँ या नहीं बोल रहा हूँ पता नहीं, लेकिन वो बोलते हैं कि जो घर में आप बंदा बैठा है उसकी वैल्यू नहीं होती। अब जैसे आप लोग हो, आप लोगों की वैल्यू बहुत होगी बाहर, सब इज्जत मारते होंगे, पर अपने घर वाले अपनी इज्जत करते हैं क्या? नहीं करते। तो इसी तरीके से हम इंडिया में बैठे हुए हम इंडिया को इतना अप्रिशिएट नहीं करते जितने बाहर लोग करते हैं हम लोगों को अप्रिशिएट। सच कह रहा हूँ मैं आपको ये बात। बहुत लोग हमारी कंट्री को अप्रिशिएट करते हैं, और अप्रिशिएट क्या करते हैं, वो रिकॉग्नाइज करते हैं कि यार ये वो कंट्री है जहां पर हमको इतना बेनिफिट अचीव हो सकता है। और इसीलिए ब्रिटिशर्स यहां पर आए और लूटमाट मचाई, उन्होंने लूटमाट मचाई और फिर वो फाइनली चले गए। तो क्या मैटर हुआ मैं उस पर डिस्कस भी नहीं करना चाहता, क्योंकि वो इतना हैपनिंग तो था नहीं कभी। फाइनली 15 अगस्त 1947 को हमको आज़ादी मिली, लेकिन ये देश तब तक इतना वीक हो चुका था कि उसको फिर से रिवाइव करवाने के लिए, उसको फिर से उतना ही स्ट्रांग बनाने के लिए ज़रूरत थी कि हमारे पास एक सफिशिएंट फंड हो, और वो सफिशिएंट फंड से इस कंट्री को रन किया जाए। अब वो सफिशिएंट फंड आएगा कहाँ से, वो पैसा आएगा कहाँ से? हमारी जो ज़मीन है वो इराक की तरह, ईरान की तरह फर्टाइल तो है नहीं कि गड्ढा खोदा और तेल निकल जाएगा। तो भैया अगर घर चलाना है तो पैसा भी तो चाहिए होगा। घर चलाना है तो वो पैसा आएगा कहाँ से? वो कहाँ से आएगा पैसा? अच्छा, ये कंट्री किसकी है? ये कंट्री हम लोगों की है। चलानी किसको है? हम लोगों को चलानी है। तो कैसे चलाएंगे? तो सर कुछ ना कुछ हमको ही कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा ना। तो हम लोगों को इस तरीके से हमारा लेजिस्लेशन डिज़ाइन किया गया कि हमारी जो भी इनकम होगी उस इनकम में से कुछ पार्ट हम कंट्रीब्यूट करेंगे अपनी ही कंट्री के लिए, जिसको बोला जाएगा इनकम टैक्स। और वो कंट्रीब्यूट करके हम गवर्नमेंट को पे करेंगे। गवर्नमेंट जो कि हमारी कंट्री पे शासन कर रही है, हम लोगों ने ही वो गवर्नमेंट सेलेक्ट करी है, ऐसा डिक्टेटरशिप नहीं है। हम लोगों ने वो गवर्नमेंट सेलेक्ट करी है कि ये हमारी गवर्नमेंट होनी चाहिए, तो हम पैसा पे करेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्यों, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वो पैसा अपने पास नहीं रखे, अपनी ही कंट्री को चलाएंगे। तो हमने जो पैसा कमाया उस पैसे में से कुछ हिस्सा, कितना हिस्सा होगा वो देखते हैं आगे,
कुछ हिस्सा गवर्नमेंट को पे करा, गवर्नमेंट ने उसी पैसे से हमारी कंट्री को रन करना शुरू कर दिया। ठीक है, अब अगर हमारे ही पैसे से हमारी ही ये कंट्री रन करी जा रही है, तो यस मैं ये कह सकता हूं कि इस देश में जहां पर जो भी स्कूल है, कॉलेज है, हॉस्पिटल है, जो भी फैसिलिटीज है, उस पर मेरा पूरा हक है। क्यों? क्योंकि ये इसके ऊपर मैंने इनकम के ऊपर इनकम टैक्स पे करा, जिसकी वजह से सब कुछ हो पाया। तो जो पब्लिक पार्क्स होते हैं, पब्लिक स्कूल्स होते हैं, ये सब क्या है, ये हम सबके हैं सर, ये कॉमन होता है। आप देखो ना, जो पार्क होते हैं उसमें कोई भी लोग आते हैं, कोई भी घूम के जाते हैं, आराम से एंजॉय करके चले जाते हैं, ये सबके लिए है। तो ये रोड्स, ये स्ट्रीट लाइट्स, दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ आवर अर्निंग, बिकॉज ऑफ द इनकम टैक्स पेड बाय अस। डन। अब इनकम टैक्स कितना पे करना होता है? हर पहला बच्चा जो यहाँ पर आज बैठा हुआ है ना क्लास में, जिसने कभी भी पहले इनकम टैक्स नहीं पढ़ा है, वो यहाँ पर ये बैठा हुआ है कि सर इनकम टैक्स कैसे निकालते हैं। सर इनकम टैक्स ना आधे घंटे की बात है, आधे पौन घंटे में तुम यहाँ पे ना ऐसे इनकम टैक्स निकालोगे ना, यार ये ऐसे निकालते इनकम टैक्स, ये लोग निकालते हैं। इनकम टैक्स निकालना कभी भी डिफिकल्ट नहीं है। मेरा ब्रदर जो है वो साइंस स्ट्रीम का है, और मेरे नोन में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो साइंस स्ट्रीम के हैं, आर्ट्स स्ट्रीम के हैं, या कॉमर्स स्ट्रीम के हैं, तो उनको इनकम टैक्स से कोई वास्ता नहीं। लेकिन अगर मैं उनको बोलूँ ये इनकम है, तो वो 2 मिनट में बताते हैं कि सर इतना इनकम के ऊपर इतना इनकम टैक्स लगेगा। सो कैलकुलेशन ऑफ इनकम टैक्स हैज नेवर बीन अ ग्रेट टास्क, और नेवर बीन सच अ टास्क जिस पर लगे कि अरे वाह हमने इनकम टैक्स निकाले। इनकम टैक्स कोई भी निकाल सकता है। गवर्नमेंट ने सीधा सीधा एक स्पेसिफाइड रेट दे रखा है कि ये रेट है, तुम्हारी इतनी इनकम है, इसके ऊपर इतना रेट लगाओ, टैक्स लगा, बता दो। मैं कहता हूँ अगर इनकम टैक्स का रेट 30% है और तुम्हारी इनकम 100 रुपये, तो तुमको कितना टैक्स देना पड़ेगा? 100 रुपये का 30%, निकाल लिया। ये कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात यह है इनकम कैसे निकालें, क्योंकि लोग इनकम टैक्स के पीछे पड़े हुए हैं। मैं अगर आपकी 80 क्लास लेता हूं तो उसमें मेरे को 79 क्लास तो यहां पर लग जाती है हाउ टू कंप्यूट इनकम। इनकम के ऊपर इनकम टैक्स निकालना इज अ इजी टास्क। तो हम उसी को शुरू करने वाले हैं। कैसे चलेगा ये सब कुछ? बहुत हो गया इंट्रो, आइए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहीं पे यही बात कर रहे हैं, बिल्कुल इनिशियल पे बात कर रहे हैं, और वो बातें यही हो रही है कि व्हाट इज द मीनिंग, पर्पस और ऑब्जेक्टिव ऑफ टैक्स। हमारा क्या टैक्स लगाने का मीनिंग क्या है, क्या ऑब्जेक्टिव है? सर हम लोगों का यही ऑब्जेक्टिव है, टू सपोर्ट अवर कंट्री बाय पेइंग टैक्सेस। जो भी हम टैक्स पे करेंगे, अब देखिए होने को आप लोग 100 मतलब आज आपकी पॉपुलेशन अगर आप देखी जाए तो आपकी पॉपुलेशन तो करोड़ों में जा चुकी है, करोड़ में पॉपुलेशन है। लेकिन क्या कमाने वाले सारे लोग हैं? नहीं, कमाने वाले कुछ लोग हैं, हर जना नहीं कमा रहा है। मैं कह रहा हूं जो आपकी पॉपुलेशन है उसके 5% लोग भी नहीं कमा रहे आज की डेट में, और पूरी कंट्री जो कि सब लोग रह रहे हैं, कंट्री कौन चला रहा है? वो 5% लोग जो कमा रहे हैं और अपनी कमाई के ऊपर क्या पे कर रहे हैं? इनकम टैक्स पे कर रहे हैं। तो हम लोगों को हमेशा अप्रिशिएट करना चाहिए उन टैक्स पेयर्स को जो कि गवर्नमेंट को टैक्स का पेमेंट कर रहे हैं, जिसकी वजह से कंट्री चल पा रही है। फिर उन टैक्स पेयर को हम लिटिगेशन में फंसा दें, ये कर दें, वो कर दें, ऐसा नहीं करना है। तो इसके लिए चीज़ों को रिजॉल्व करके पहले से ही बता दिया गया है कि क्या क्या प्रोसीजर्स रहते हैं। तो व्हाट इज द मीनिंग एंड पर्पस एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ टैक्स? सर इसका मीनिंग और पर्पस ये है कि हमको कंट्री को कंट्रीब्यूट करना है। तो जो भी हमारी इनकम होगी, उस इनकम में से कुछ पार्ट जो गवर्नमेंट ने डिसाइड कर दिया है, जो हर बार फाइनेंस एक्ट में डिसाइड होता है, उतना हिस्सा गवर्नमेंट को हम टैक्स के रूप में पे करते हैं। वो जो हम टैक्स के रूप में गवर्नमेंट को पे करते हैं उसी को बोलते हैं हम इनकम टैक्स। इनकम के ऊपर इनकम टैक्स, कुछ इस तरीके से। ये देखिए, जैसे मान लीजिए कि हमारी टोटल पॉपुलेशन में से ये एक छोटा सा हिस्सा है जो कि अर्निंग पॉपुलेशन है, यानी कि इनकी किसी ना किसी तरीके से कमाई हो रही है। हो सकता है कोई नौकरी करता होगा, हो सकता है कोई प्रोफेशन करता होगा, हो सकता है कोई कुछ नहीं कर रहा है, घर बैठा है, लेकिन उसकी इनकम है। कैसे इनकम है? हो सकता है उसके पास घर हो, जायदाद हो, उसने किराए पे चढ़ा रखी है, तो किराया आ रहा है, इनकम तो है ना। अब ये सब लोग क्या करते हैं? ये सब लोग अपनी इनकम के ऊपर इनकम टैक्स पे करते हैं। किसको? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, व्हाट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डू? दे कलेक्ट फंड्स फ्रॉम द पब्लिक बाय वे ऑफ टैक्सेस। अब ये सारा पैसा किसके पास आ गया? गवर्नमेंट के पास आ गया। और गवर्नमेंट उस पैसे का क्या करती है? अपने पास नहीं रखती है। हाँ, तुम्हारे मन में जब आ रहा होगा कि बहुत लूटपाट है, ये है, वो है, तुम्हारे मन में आने दो, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। गवर्नमेंट यही पैसा आप लोगों को प्रोवाइड करती है इन द फॉर्म ऑफ सिक्योरिटी, इन द फॉर्म ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, इन द फॉर्म ऑफ लॉ एडमिनिस्ट्रेशन, सब कुछ।
आज आपके पास जो रोड्स बने हुए हैं, जो फैसिलिटीज बनी हुई है, सब किसकी वजह से? क्योंकि गवर्नमेंट बना के दे रही है। गवर्नमेंट के पास पैसा कहाँ से आ रहा है? तुम ही तो दे रहे हो। तो ये सब, तो अपना पर्पस सॉल्व हुआ। अपना पर्पस क्या था? यही था। देखिए, ये मैंने इसको, अब देखिए मैंने इसको इस तरीके से दिखाया है, और अगर इसी तरीके से आप डेफिनेशन में देखोगे तो डेफिनेशन में देखिए सर, मीनिंग, पर्पस एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ टैक्सेस। कंट्री इज रन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। टू रन द कंट्री, ये तो बोल दिया गया कि द कंट्री इज रन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बट टू रन द कंट्री गवर्नमेंट नीड्स फंड। गवर्नमेंट को क्या चाहिए? पैसों की जरूरत। एंड दीज फंड्स आर कलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम वेरियस सोर्सेज, एंड वन ऑफ द मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू टू द गवर्नमेंट इज टैक्सेस। और सबसे मेन सोर्स ऑफ इनकम क्या है? टैक्स, जिससे कंट्री चल पाए। आ रही है बात आपको समझ? डन। नाउ द नेक्स्ट इज काइंड ऑफ टैक्सेस। अब कितने प्रकार के टैक्स होते हैं? यहाँ पे सारे बच्चे चीख चीख के बोल रहे होंगे सर दो तरीके होते हैं, एक डायरेक्ट टैक्स होता है और एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है। यही सुना है तुम लोगों ने, और सही सुना है तुम लोगों ने, क्योंकि दो ही तरीके के टैक्सेस होते हैं, एक होता है डायरेक्ट टैक्स और दूसरा होता है इनडायरेक्ट टैक्स। द पॉइंट इज कि दोनों में डिफरेंस क्या होता है। एक होता है डायरेक्ट टैक्स अपना। सर डायरेक्ट टैक्स जो है वो डायरेक्टली पर्सन के ऊपर लगता है। पर्सन जो होते हैं वो 7 कैटेगरीज के होते हैं। एक, या तो आप इंडिविजुअल हो, या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली हो, या कंपनी हो, या फर्म हो, लोकल अथॉरिटी हो, इनके ऊपर लगता है डायरेक्ट टैक्स। तो सबसे पहले देखें कि काइंड ऑफ टैक्सेस कौन कौन से होते हैं। दो तरीके होते हैं, एक है डायरेक्ट टैक्स और दूसरा है इनडायरेक्ट टैक्स। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो डायरेक्ट टैक्स है वो लगता है आपका पर्सन के ऊपर, यानी कि पर्सन अगर कोई भी इनकम अर्न करेगा तो उसको उस इनकम के ऊपर पे करना पड़ेगा टैक्स, और वो जो टैक्स पे करेगा उसको बोलेंगे अपन डायरेक्ट टैक्स। ठीक है। जो कि इनडायरेक्ट टैक्स है सर वो पर्सन के ऊपर नहीं लगता, वो लगता है गुड्स के ऊपर, वो लगता है सर्विसेज के ऊपर। एक्चुअल में तो तुम अभी आगे जाके जब जीएसटी पढ़ोगे तो तुमको पता लगेगा कि जो जीएसटी है वो लगता है सप्लाई के ऊपर, और सप्लाई इंक्लूड्स गुड्स एंड सर्विसेज। तो ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं करते हुए रखते हैं कि अगर आपने कोई भी गुड्स परचेज करे, आप गुड्स परचेज करते हो फिर उसके ऊपर कुछ टैक्स पे करते हो ना, जीएसटी वगैरह, वो इनडायरेक्ट टैक्स होता है। आप कुछ सर्विसेज लेते हो, एजुकेशनल सर्विसेज ले रहे हो आप, तो उसके ऊपर अगर आप कोई टैक्स का पेमेंट कर रहे हो तो ये सर्विसेज के ऊपर जो आप टैक्स का पेमेंट कर रहे हो वो सर इनडायरेक्ट टैक्स होता है। तो ये वाला जो टैक्स आप पे करते हो ये कौन सा टैक्स कहलाता है? इनडायरेक्ट टैक्स। अब डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में अगर हम फर्क देखना चाहेंगे क्या होता है, तो बहुत सिंपल से मैं आपको समझाने की कोशिश करूं तो बड़ा ही आसान सा यहाँ पर एक ना मैंने एक्सप्लेनेशन आप लोगों के सामने रखा है, और यहाँ पे लिखा है कि डायरेक्ट टैक्सेस आर पेड बाय द पर्सन। डायरेक्ट टैक्सेस आर पेड बाय द पर्सन डायरेक्टली टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। द पर्सन पेइंग द टैक्स कैन नॉट शिफ्ट इट्स बर्डन टू द सेम अनदर पर्सन, टू द सम अदर पर्सन। ये लिखा हुआ है। मेरे को ना ये वाली लैंग्वेज ना लोगों को पढ़ा के सालों से मैं बोर हो चुका हूँ। मैं पहले ये बात समझना चाहता हूँ कि डायरेक्ट टैक्स होता क्या है। देखो बहुत अच्छी सी बात समझना, अगर तुम कोई भी इनकम अर्न कर रहे हो, तुम इनकम अर्न कर रहे हो, कैसे कर रहे हो सर? कोई भी कारण हो, तुम नौकरी करने जाते हो, तुमने इनकम अर्न करी 1, तुम कोई बिजनेस कर रहे हो, तुमने इनकम अर्न करी 2, तुमने से लॉटरी खेली, उसमें तुम पैसा जीत गए, ये तुम्हारी इनकम हो गई। ये सब तुम्हारी एक तरीके की इनकम हो रही है जो तुम कमा पा रहे हो। कौन कमा रहे? तुम। अब ऐसे अपने शर्त लगाई कि बताओ कौन जीतेगा। अगर मैच चल रहा है इंडिया और वेस्ट इंडीज का तो कौन जीतेगा? मैंने बैट लगाया कि इंडिया जीतेगी, और इंडिया जीत गई तो मैं जीत गया, तो ये मैं शर्त जीती, मेरी इनकम तो हुई ना, मैंने सामने वाले से पैसा लिया। तो आपको कोई भी अगर इनकम होती है तो वो जो आपको इनकम हुई सर वो आपने कमाई है। आपने मतलब पर्सन ने। आप कौन सर? अगर मैं इस तरीके से बात कर रहा हूं तो बड़ी देर से आप देख रहे हो कि आप कौन? आप एक इंडिविजुअल हो। ठीक है। और भी होता है, कभी कभी क्या करते हैं अपन, बड़े तरीके से सोचने की कोशिश करते हैं। अपन लोग क्या करते हैं कि एक कंपनी फॉर्म कर देते हैं, और हम लोग ये बात जानते हैं, हम लोगों ने पढ़ा है कि कंपनी जो होती है वो एक डिफरेंट एंटिटी होती है। आप और कंपनी अलग अलग होते हैं। अब जो इनकम अर्न कर रहे हैं वो आप नहीं कर रहे, वो कौन कर रहा है? वो कंपनी अर्न कर रही है। काम आप ही कर रहे हो उस कंपनी में, लेकिन जो भी पैसा आ रहा है वो किसके नाम से आ रहा है? कंपनी के नाम से। ये जो भी सारा बिजनेस करके दे रहा है वो कौन करके दे रहा है? कंपनी करके दे रही है। आज आपको क्लासेस कौन प्रोवाइड कर रहा है? विद्यास्थल अकेडमी प्रोवाइड कर रही है सर, विशाल सोमाई नहीं कर रहा। अभी आपका YouTube लाइव बैच शुरू होगा,
उसमें इतनी फैकल्टीज आएंगी, ये सारा अरेंजमेंट किसने करा, ये सब कुछ कौन ये दे रहा है आपको, ये विद्यास्थल कर रहा है। तो अगर कोई कंपनी अर्न करती है तो कंपनी ने अर्न करा तो उसको टैक्स पे करना पड़ेगा। तो यहां पर बोला गया कि जो भी इनकम अर्न करेगा, अब वो भले इंडिविजुअल हो, फर्म हो, कंपनी हो, लोकल अथॉरिटी हो, उनको टैक्स पे करना पड़ता है। खुद ने कमाया, अब जैसे मान लीजिए कोई कुछ इनकम विशाल सोमाई ने कमाई, तो टैक्स कौन पे करेगा? तुम पे करोगे? कोई और पे करेगा? कोई टैक्स नहीं पे करेगा। जो कमाएगा वही टैक्स का पेमेंट करेगा। जो भी कमाएगा टैक्स का पेमेंट उसी को करना पड़ेगा, उसी को झेलना पड़ेगा। आगे मैं आपको एक वर्ड बताऊंगा दो तरीके से, आप लोगों ने कई लोगों से सुना होगा। आज मैं आपको ना बड़ा सिंपल तरीके से बताता हूं। दो चीजें आप सुनोगे, एक होता है इम्पैक्ट और एक होता है इंसिडेंस। अगर मैंने कमाया है तो टैक्स का बर्डन किसके ऊपर आएगा? मेरे ऊपर। तो टैक्स इंसिडेंस किसके ऊपर आएगा? मेरे ऊपर। आ रही है बात समझ? तो अगर मैंने कमाया है तो टैक्स का पेमेंट मुझे करना पड़ेगा। इसको बोलते हैं कि टैक्स का फाइनल बर्डन मेरे ऊपर है, टैक्स इंसिडेंस मेरे ऊपर है। अब जमा कौन कराएगा? जमा भी मैं ही कराऊंगा भाई। मैं अपनी रिटर्न फाइल करूंगा और गवर्नमेंट को जमा करा दूंगा, तो उसका इंपैक्ट किसके ऊपर आया? वो भी मेरे ऊपर आया। यानी जमा भी कौन करा रहा है? मेरे ऊपर, मैं ही करा रहा हूं। तो यहां पर क्या मेरे ऊपर जो टैक्स का बर्डन था वो मैं किसी और के ऊपर शिफ्ट कर सकता हूं क्या? नहीं सर, आपने कमाया, जाओ पे करो। आप किसी को कैसे शिफ्ट कर सकते हो? बस यही बात सिखाई गई है। डायरेक्ट टैक्सेस आर पेड बाय द पर्सन। पर्सन में मैंने बोला कोई भी हो सकता है, इंडिविजुअल भी हो सकता है, कंपनी भी हो सकता है, जो कमा रहा है। पेड बाय द पर्सन डायरेक्टली टू द गवर्नमेंट। द पर्सन पेइंग द टैक्सेस कैनॉट शिफ्ट इट्स बर्डन ऑन सम अदर पर्सन। उसका बर्डन वो और किसी ऊपर शिफ्ट नहीं कर सकता। भैया आपने कमाया, जाके टैक्स का पेमेंट करके आओ। सो अकॉर्डिंगली in case of direct tax, impact and incidence, that is final burden, are on the same person। किसके ऊपर होता है ये? एक ही आदमी के ऊपर जिसने कमाया है। टैक्स का पेमेंट भी उसको करना है और जमा भी उसको ही कराना पड़ेगा। आई बात समझ? सो दिस इज ऑल अबाउट द डायरेक्ट टैक्स। अब आपने इनकम अर्न करी है तो इनकम टैक्स आपको ही पे करना पड़ेगा। तो ये अपने को समझ में आया। अब ना व्हाट इज इनडायरेक्ट टैक्स? Indirect tax, sir. Indirect taxes are those taxes which the tax pays indirectly. जिसका टैक्स इसके कैसे पे करते हैं हम? इनडायरेक्टली। ये एक तो मैं स्टेमर क्यों कर रहा हूँ, मेरे को गुस्सा आ रहा है खुद पे। जिसका टैक्स हम कैसे पे करते हैं? इनडायरेक्टली। इनडायरेक्टली बोले तो ऐसे कहीं छुपके नहीं किए, इसके थ्रू ऐसे हम पेमेंट दे रहे हैं भैया। हमने कोई गुड्स परचेज करे हैं तो उसके ऊपर हम उसका पेमेंट करेंगे। हमने गुड्स परचेज करे हैं, गुड्स के ऊपर टैक्स का पेमेंट हम कर रहे हैं। पर आप मेरे को एक बात बताओ, अब मैंने कोई गुड्स परचेज करे, सपोज मैंने शैम्पू खरीदा, उसके ऊपर मैंने टैक्स का पेमेंट करा। मैंने ये खरीदे, मेरे सामने अभी ये पड़े हुए हैं, मैंने एयरपॉड्स खरीदे, ठीक है। तो ये जो मैंने एयरपॉड्स वगैरह खरीदे, इसके ऊपर मैंने टैक्स का पेमेंट करा। मैंने ये स्पेक्स खरीदे, तो इस स्पेक्स के ऊपर मैंने टैक्स का पेमेंट करा। यानी मैं गुड्स परचेज कर रहा हूँ और टैक्स का पेमेंट कर रहा हूँ। तो क्या ये सारा पेमेंट में जाके गवर्नमेंट को करके आऊँगा? नहीं। मैं कोई भी गुड्स परचेज कर रहा हूँ तो अगर मैं किसी दुकान पे जा रहा हूँ और मैं स्पेक्स खरीद रहा हूँ तो उधर ही मैं टैक्स का पेमेंट कर दे रहा हूँ। मैं जहाँ पे जाके एयरपॉड्स खरीदे उधर ही एप्पल स्टोर पे मैंने टैक्स का पेमेंट कर दिया। मैंने शैम्पू खरीदा किराना की दुकान से, रिटेल शॉप से, वहीं पे मैंने टैक्स का पेमेंट कर दिया। तो क्या होता है, गवर्नमेंट क्या करती है कि गुड्स तो क्या है, कस्टमर्स बहुत सारे खरीदने आते हैं, तो गवर्नमेंट बोलती है कि जो भी लोग इनमें डील कर रहे हैं, जो भी गुड्स बेच रहे हैं, वो लोग गवर्नमेंट के पास रजिस्टर्ड हो जाते हैं। अब एक ही दुकान पे, मैं कहता हूँ एक दुकान पे, ऐसे तो करोड़ों दुकानें हैं, एक दुकान पे 1000 कस्टमर आते हैं। अब 1000 कस्टमर 1000 चीजें खरीदते हैं, वो क्या जाके गवर्नमेंट को जमा कराते रहेंगे? नहीं, मसला हो जाएगा सब कुछ। तो गवर्नमेंट क्या बोलती है, वो जो दुकानदार है जो माल बेच रहा है उसको बोलते हैं कि तू रजिस्टर्ड हो जा भैया गवर्नमेंट के पास। हो गया, बहुत बढ़िया। अब तू रजिस्टर्ड हो गया, अब जब भी तू माल बेचता जाएगा, सामने वाले को माल बेचता जाएगा, सामने वाले से टैक्स कलेक्ट करते जाना। सारा टैक्स तेरे पास आ गया है? हाँ। नहीं, देखो बैंक में आके जमा कराने की जरूरत नहीं, आराम कर, वहीं पर आराम कर, धंधा कर। पहले धंधा करना जरूरी है भाई। पूरे महीने भर आराम से माल बेच, रोज टैक्स कलेक्ट करता जा। अब बता तूने पूरे महीने भर में कितना माल बेचा? बोला सर पूरे महीने में मैंने 5 लाख का माल बेचा। अच्छा, टैक्स कलेक्ट किया था? हाँ। बोला सर 5 लाख का मेरे पास टोटल रेवेन्यू आया है, जिसमें से एक्चुअल में देखा जाए तो जो 50,000 रुपए है वो तो टैक्स का अमाउंट है, मेरा तो 4.5 लाख रुपए रेवेन्यू है। बोला अच्छा, वो 50,000 रुपए जो तूने लोगों से टैक्स कलेक्ट करा, किसी से 100 रुपए, किसी से 200 रुपए, किसी से 300 रुपए, जिससे जितना खरीदा,
वो सब अब गवर्नमेंट को जमा करा दे। बोला ठीक है। तो टैक्स तो अब मैं क्या कर रहा हूं, मानो मैं दुकानदार हूं तो मैं गवर्नमेंट को जाके अब टैक्स जमा करा के आ रहा हूं। क्या कर रहा हूं, टैक्स जमा करा के आ रहा हूं। बस पे मैं नहीं कर रहा। मैंने जब माल बेचा था तो मैंने ऑलरेडी कस्टमर से टैक्स कलेक्ट कर लिया था, तो फाइनल बर्डन जो था वो तो ऑलरेडी कस्टमर के ऊपर था, मेरे ऊपर नहीं है। मैं तो खाली क्या कर रहा हूं, गवर्नमेंट ने मेरे को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि भैया मैं सबके बिहाफ पे, ये सब लोग गवर्नमेंट के पास थोड़ी ना जाते रहेंगे, मैं सबके बिहाफ पे टैक्स कलेक्शन कर लेता हूं और बाद में जाके गवर्नमेंट को जमा करा देता हूं। तो इनडायरेक्ट टैक्स में टैक्स इंसिडेंस यानी कि फाइनल बर्डन तो किसके ऊपर है, कस्टमर के ऊपर ही है। पर जमा कौन कराता है सर, जमा वो कराता है वो दुकानदार जो रजिस्टर्ड पर्सन है गवर्नमेंट के पास, वो जमा कराता है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो इम्पैक्ट यानी असर टैक्स पे करने का किसके ऊपर है सर, वो रजिस्टर्ड पर्सन के ऊपर है। ओके, तो इधर बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस आर दोज टैक्सेस which the taxpayer indirectly यानी कि through registered person, indirect taxes are those taxes which the taxpayer pays कैसे करता है, वो कैसे पे करता है गवर्नमेंट को, pay through a registered person. The person paying taxes can recover it from another person. Therefore in case of indirect tax, impact and incidence final burden are on different person. Example GST। अब मैंने आपको जीएसटी को समझाने के लिए भी यहाँ पे मेहनत करी है, पढ़ा रहा मैं इनकम टैक्स का इंट्रोडक्शन हूँ, लेकिन अगर इसका डिस्टिंग्विशन तुमको समझ में नहीं आ रहा है, तुम लोग अगर यही आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हो कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स, तो क्या करना। ठीक है, अब जो लोग बिल्कुल फर्स्ट टाइम नहीं पढ़ रहे और पहली बार पढ़ चुके हैं टैक्सेस और ये देख रहे हैं ना, उनसे बेयर ही नहीं हो रहा है, बोल रहे अरे सर आता है सब, आगे बढ़ो आगे बढ़ो। तो मैं थोड़ा सा स्पीड में चलता हूँ। ठीक है, नाउ द कॉन्सेप्ट ऑफ जीएसटी, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ जीएसटी, आई एम टेलिंग यू दिस थिंग। मैं आपको पूरी स्क्रीन पर लेके चलता हूँ, लेकिन द पॉइंट इज कि मैं आपको जीएसटी नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको एक बहुत सिंपल सा पॉइंट बनाने वाला हूँ यहाँ पर। एक बार पूरी स्क्रीन पे देखो, देखो तुमको पूरी स्क्रीन दिख रही है। जो जीएसटी का कॉन्सेप्ट है बॉस, वो वैल्यू एडिट पे डिपेंड है। किसके ऊपर डिपेंड है, वैल्यू एडिशन के ऊपर। पहले मैं एक बार ना तुमसे पहले बात करूँ, इधर देखो मेरे को, मैं पूरी स्क्रीन दिखाने पहुंच जाता हूँ बात पे तुमको। मैं ये कह रहा हूँ कि पहले एक टैक्स हुआ करता था वैल्यू एडिशन टैक्स। वैल्यू एडिशन टैक्स का मतलब ये होता था कि हमने कोई माल खरीदा उसके ऊपर टैक्स नहीं, हमने कोई माल बेचा उसके ऊपर भी टैक्स नहीं, हमने कोई माल खरीदा से 5,000 रुपये का और उसको बेचा 6,000 रुपये में, तो बताओ वैल्यू एडिशन कितना हुआ, बताओ वैल्यू एडिशन कितना हुआ सर, 5,000 का माल खरीदा 6,000 में बेचा, 1,000 का वैल्यू एडिशन हुआ। बोला बस वो जो वैल्यू ऐड किया है ना उसके ऊपर टैक्स देना है। बोला अच्छा, ये होता था वैल्यू एडिड टैक्स। जीएसटी बिल्कुल उसी ग्राउंड्स पे चल रहा है, जीएसटी उसी ग्राउंड पे चल रहा है। बोला कि ये टैक्स आपको किस पे लगाना है सर, ये टैक्स लगाना है आपको वैल्यू एडिशन पे, ये इस पे लगाना है। टैक्स किस पे लगेगा सर, टैक्स लगेगा वैल्यू एडिशन पे। देखो सर कैसे, ब्लिंक भी हो रहा है भाई, हो रहा है, आगे बढ़ो आगे। एक एग्जांपल लेके चल रहा हूँ, यहाँ पे देखो ये अपन ने कुछ परचेज करा माल 5,000 रुपये का, 1,000 का अपन ने से वैल्यू एडिशन प्रॉफिट के नाम पे करा। भाई फोकट में थोड़ी ना बेचेंगे, कुछ खरीदा तो कमाएंगे तो सही। हमने प्रॉफिट इस पे जोड़ा 1,000 रुपये और हमने इसको सेल कर दिया कितने में, सब 6,000 रुपये में। बोलो वैल्यू एडिशन कितने का हुआ, वैल्यू एडिशन दिख रहा है, 5,000 का माल कर दिया 6,000 में बेचा। सपोज करो अगर टैक्स का जो रेट है वो एक फिक्स रेट अपन कर लेते हैं, पर पहले यहाँ पर देखो एक स्लाइड बोल रही है कि ना तो टैक्स परचेज पे लगेगा ना टैक्स सेल पे लगेगा, टैक्स इसके ऊपर लगेगा, ब्लिंक हो रहा है भाई वैल्यू एडिशन, प्रॉफिट है वैल्यू एडिशन यहाँ पर, उस पर लगेगा। ये क्या है आपका, ये वैल्यू एडिशन है। ओके, नाउ सपोज अगर टैक्स का रेट 5% है तो 1,000 का 5% यानी कि जो टैक्स लगेगा वो कितना लगेगा, 50 रुपये। यही जीएसटी, जब जीएसटी पढ़ोगे तब तुमको पता लगेगा सर इतना आसान है। हाँ बहुत आसान है भाई, बहुत आसान है। तो सपोज टैक्स का रेट 5% है, देन टैक्स विल बी 1,000 का 5% 50 रुपया। आई बात समझ। ओ मेरे यहाँ पे लाइट ही चली गई है, कोई बात नहीं, मैं आपको कंटिन्यू करता रहता हूँ, आप सुनते रहो भैया बिल्कुल। अब मैं आपको दिखूँ ना दिखूँ उससे मेरे को कोई मतलब नहीं है, मेरा सिस्टम आपको देखना चाहिए। हाँ अब सपोज अपन क्या बात कर रहे थे, अपन ये बात कर रहे थे कि टैक्स जो लगता है वो वैल्यू एडिशन के ऊपर लगता है। अब यहाँ पर अगर आप बात करो जिस हिसाब से अपन ने ये चीज़ देखी, तो इसके हिसाब से अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट को जब आप 50 रुपये टैक्स पे करते हो तो गवर्नमेंट बोलती है 50 रुपये क्या पे कर रहे हैं भाई, ये क्या है 50 रुपये। बोला वो वैल्यू एडिशन करा ना 1,000 रुपये का, उसके ऊपर 50 रुपये टैक्स कर रहे हैं। गवर्नमेंट कह रही है ना एडा ना मेरे को मत बढ़ाना, ये जो तू कर रहा है ना ये 50 रुपये टैक्स पे कर रहा है, ये नहीं होता, ये इस तरीके से हिसाब किताब नहीं होता। तो बोला क्या होता है बताओ, आप बताओ क्या होता है।
बोला देख सीधी सीधी से हमको ये बात पता है कि जो इनडायरेक्ट टैक्स होता है वो जब आप कोई गुड सप्लाई करते हो उसके ऊपर लगता है। हमने कहा जी बिल्कुल ठीक है। बोला तूने माल कितने का बेचा? मैंने कहा जी मैंने माल बेचा 6,000 रुपए का। बोला बात खत्म। अगर 6,000 के गुड्स बेचे हैं तो टैक्स किसके ऊपर लगेगा? बोला सर 6,000 के ऊपर लगेगा। तो बोला वो दे ना। तूने जब माल बेचा होगा और कह रहा है कि टैक्स का रेट अगर 5% है तो तूने 6,000 रुपए के ऊपर 5% टैक्स यानी कि 300 रुपए टैक्स कस्टमर से कलेक्ट करा कि नहीं करा? करा ना। अब वो क्या करा? कस्टमर ने तो बेचारे ने 300 रुपए तेरे को दे दिए। अब वो 300 रुपए तेरे पॉकेट में पड़े हुए गवर्नमेंट को दे। बोला हाँ दे देता हूँ सर। मैं कब मना कर रहा हूँ? मैं झगड़ा कर रहा हूँ? बोला नहीं तू झगड़ा नहीं कर रहा, पर तेरे पास 300 रुपए पड़े, तू हमको 50 रुपए ला के दे रहा है जो मेरे को अच्छा नहीं लग रहा, 300 रुपए दे। बोला सर एक कहानी ना मेरे ध्यान से सुनो। बोला सुना तू भी सुना ले भाई, घर में बीवी सुनाती है तुम भी सुनाओ। बोला कि ये देखो सर ये मैं सप्लायर हूँ। बोला हाँ ठीक है सर देखो मैंने ये बायर है, इसने मुझसे माल खरीदा। बोला बहुत बढ़िया, देखो कितना बढ़िया बायर है। बोला सर ये मैंने इसको ऐसे गुड्स ट्रांसफ़र करे और आप कह रहे हो गुड्स ट्रांसफ़र करते हैं तो इनडायरेक्ट टैक्स लगता है। बोला बिल्कुल। बोला सर मैंने इनवॉइस बनाई, पहले तो अपन इसको नाम दे देते हैं, इसका नाम बोले तो राम और बायर का नाम बोले तो शिव। ठीक है, एक राम हो गया सर, एक शिव हो गया। बेचने वाला कौन है? राम। अब इसने जब माल बेचा तो उसने बोला शिव को कितने का बेचा? सर 6,000 रुपए का। उसके ऊपर टैक्स कितना लगाया? जीएसटी 300 रुपए। टोटल कितना कलेक्ट करा? सर शिव से राम ने कलेक्ट करा 6,300। बोलो टैक्स किसने पे करा? टैक्स पे करा है शिव ने। शिव के पास ये क्या कहलाएगा? दिस इज नोन एज टैक्स इंसिडेंस। इसने 300 रुपए टैक्स पे करा है, पर क्या इसने गवर्नमेंट को पे करा? नहीं, इसने पे करा राम को। यानी कि 300 रुपए टैक्स तो पे कर रहा है जो कि गवर्नमेंट मनी है, लेकिन पेइंग इनडायरेक्टली यानी कि थ्रू रजिस्टर्ड सप्लायर। हु इज अ रजिस्टर्ड सप्लायर? राम। अब राम के पास 300 रुपए आ गया। अब राम से बोला ला भाई राम 300 रुपए तूने कलेक्ट करे कस्टमर से, ला दे। टैक्स इंसिडेंस यानी कि फाइनल बर्डन तो किसके ऊपर गया? शिव के ऊपर। पर टैक्स तेरे पास आया है, तुझे जमा कराना पड़ेगा। बोला हाँ सर इंपैक्ट ऑफ टैक्स मेरे ऊपर है, मैं जमा करा दूंगा। लेकिन सर सुनो सर, मैंने आपको 50 रुपए जमा तो करा दिए। बोला 50 उन्हें 300 कलेक्ट करे, 300 दे। झूठ क्यों बोल रहे? बोला देखो सर मेरा नाम है राम और राम नहीं बोलता झूठ। अब आप सर पूरी कहानी ध्यान से सुनो। बोला सुना भाई। बोला कि सर मैंने सेल करी 6,000 की, उस पर टैक्स कलेक्ट करा 300, टोटल प्राइस हो गया 6,300। हमने कहा हाँ यही तो हम बोल रहे हैं। बोला देखो सर ये मेरी जीएसटी लायबिलिटी हो गई, ये मेरा आउटपुट टैक्स हो गया 300 रुपये। बोला दे ना, दिख तो रहा है तुझे? बोला दिख तो रहा है सर, लेकिन अब मेरी बात सुनो। अब आप मेरी एक बार परचेज इनवॉइस तो देखो, मैंने जो माल खरीदा था वो तो देखो। मैंने क्या बोला था? मैंने 5,000 का माल खरीदा, 6,000 में बेचा, पर मेरा एक बार इनवॉइस तो देखो। बोला दिखा यार दिखा। बोला देखो सर मैंने 5,000 का गुड्स खरीदे थे। हाँ तूने खरीदे थे सर। जब मैंने खरीदे थे, मैंने मतलब मैं कौन? मैं राम। मैंने जब 5,000 के माल खरीदे थे तो मैंने उसके ऊपर जीएसटी पे करा था 5%। देख लो 5,000 का 5% निकाल लो सर, 250 रुपये। तो मेरे पॉकेट से कितना गया था सर? मेरे पॉकेट से गया था 5,250 रुपये। पर क्या मैं 5,250 बोल रहा हूं क्या? नहीं, मैं बोल रहा हूं 5,000 का माल मैंने बेचा 6,000 में। मैं तो टैक्स की बात ही नहीं कर रहा। 5,000 का माल मैं 6,000 में बेच रहा हूं और मैं ये बोल रहा हूं कि मैंने 5,250 पे करा था। मुझे पता है कि ये जो 250 मैंने टैक्स का पेमेंट करा था उसका मुझे क्रेडिट मिल जाएगा। तो बोला हाँ ले ले वो। बोला ले ले। बोला ठीक है, बस यही तो मैं आपसे कह रहा था। अब मैंने जो 300 रुपये कस्टमर से कलेक्ट करा है वो मैं आपको दे रहा हूं। और सुनो 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 सुनो, मैंने जो 250 रुपये पे करे थे ना उसका क्रेडिट दे दो। बोला ले ले, लेस इनपुट टैक्स जो तूने पे करा था ये वाला टैक्स इनपुट टैक्स, इसका क्या ले ले? क्रेडिट ले ले 250 रुपये। बाकी तो देगा? बोला बाकी दे रहा हूँ, ये लो 50 रुपये। बोला हाँ ये क्या हुआ? बोला यही हुआ, ऐसे निकलता है। तो देखो मैं तुमको पढ़ाने डायरेक्ट टैक्स आया हूँ, लेकिन बातों बातों में सर ओहो शिव जी की बात है, शिव जी दिख गए। पढ़ाने में तुमको डायरेक्ट टैक्स आया हूँ, लेकिन यहाँ पे बातों बातों में तुमको मैं इनडायरेक्ट टैक्स की थ्योरी भी समझा गया। अब ऑल इन ऑल अपने को एक बात क्या समझ में आ रही है? ऑल इन ऑल अपने को एक बात ये समझ में आ रही है कि सर व्हेन इट कम्स टू डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स, तो सर डायरेक्ट टैक्स लगता है पर्सन के ऊपर, इनडायरेक्ट टैक्स लगता है सर गुड्स के ऊपर और सर्विसेज के ऊपर।
सर इसमें जो टैक्स बर्डन है वो सर आप शिफ्ट नहीं कर सकते, आप ही के ऊपर है, आप ही को जमा कराना पड़ेगा। तो टैक्स बर्डन कैन नॉट बी शिफ्टेड। इसमें सर जो टैक्स बर्डन है सर झेलना तो आप ही को है, आप कस्टमर हो, आपने गुड्स खरीदे, टैक्स आप ही को देना है, पर आपको जमा करा के आना नहीं पड़ेगा। आपने जिससे खरीदा है खाली दुकानदार को पैसा दे दो, वो जमा कराता पड़ेगा। तो टैक्स बर्डन कैन बी शिफ्टेड। तीसरा क्या है सर, इसका जो इम्पैक्ट है और जो इंसिडेंस है वो है सेम पर्सन के ऊपर, और जो इसका इम्पैक्ट है और इसका इंसिडेंस है वो है डिफरेंट पर्सन के ऊपर। बस इतनी सी थ्योरी मैं चाहूंगा आप लोग उतार लें, तो कम से कम ये क्लैरिटी हो जाएगी। सर मैं दिखा रहा हूं आपको पूरी स्क्रीन, हियर वी गो। जो लोग उतार रहे हैं वो पॉज कर लेते हैं, मैं बढ़ता हूं आगे। सर आप पॉज कर ले, आराम से पीछे कर ले, देखते रहे। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। सर हमको एक बात समझ में आ गई कि सर डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है। यहां पर इस तरीके से टैक्स पे कर दिया था, दैट्स इनफ। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब अभी तक हमने पढ़ा कि डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स के बीच में क्या फर्क होता है, ऑब्जेक्टिव और मीनिंग क्या था वो समझा, इंट्रोडक्शन का क्लास चल रहा है। सर ये सब कुछ होता है, कर रहे हैं हम। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज हु हैज द पावर टू लेवी कलेक्ट, हु हैज द पावर टू लेवी एंड कलेक्ट टैक्स। किसके पास ये पावर है कि वो टैक्स लगाएगा और कलेक्ट करेगा। मैं कहता हूँ अक्खा इंडिया में किसी के पास हिम्मत है कि टैक्स तुमसे कलेक्ट कर ले। ये टैक्स किसका है? गवर्नमेंट का है। कौन पे करे? किसको पे करना है? गवर्नमेंट को पे करना है। तो ओनली एंड ओनली द गवर्नमेंट हैज द पावर टू लेवी टैक्स एंड टू कलेक्ट टैक्स। तो सिर्फ टैक्स कौन लगा सकता है? सर गवर्नमेंट लगा सकती है। कलेक्ट कौन करेगा? गवर्नमेंट कलेक्ट करेगी। ठीक है। अब गवर्नमेंट क्या करती है कि गवर्नमेंट आपको अलाउ कर देती है कि तुम रजिस्टर्ड पर्सन हो, तुम कलेक्ट कर लो और तुम जमा करा देना। तो ये गवर्नमेंट ऑथोराइज करती है तुमको। पैसा तो गवर्नमेंट का है, गवर्नमेंट खाली ऑथोराइज करती है तुम लोगों को कि भाई तुम लोग क्या करो, तुम लोग क्या करना कि हमारे बिहाफ पे टैक्स कलेक्ट कर लेना और बाद में हमको जमा करा देना। डन। तो अब यहां पर क्या होता है, यहां पर ना झगड़ा अलग ही कहानी है। यहां पर झगड़े की कहानी ये है कि गवर्नमेंट भी एक थोड़ी ना है, गवर्नमेंट भी दो है, मैं तो तीन है। एक है सेंट्रल गवर्नमेंट है, दूसरी स्टेट गवर्नमेंट है। तो अब टैक्स कौन कलेक्ट करेगा? और इतने प्रकार के टैक्स हैं, क्या सारा पैसा एक ही गवर्नमेंट के पास जाएगा या दोनों के बीच में बटेगा, कैसे होगा, ये सब देखने वाली बात है। तो यहाँ पर सबसे पहले बोला गया द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द पेरेंट लॉ। बहुत सारे अलग अलग लॉ हैं। आपने सिक्योरिटी लॉ पढ़ा, आपने इनकम टैक्स लॉ पढ़ रहे हो, आप सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट पढ़ रहे हो, आप पार्टनरशिप एक्ट पढ़ रहे हो, आप कंपनीज एक्ट पढ़ रहे हो। बहुत सारे एक्ट है भाई, नाम लेने आएंगे तो खत्म ही नहीं होंगे। इन सब का बाप कौन? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द पेरेंट लॉ। ये इन सब का बाप, ये है तो सब है। सो एनी लॉ, ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्या बोलता है? एनी लॉ कैन बी मेड प्रोवाइडेड इट विद इन द स्कोप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। As per Article 265, no tax shall be levied or collected except the authority of law. तो आर्टिकल 265 हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का बोलता है कि भैया कोई भी टैक्स नहीं लगा सकता या कलेक्ट नहीं कर सकता एक्सेप्ट बाय द अथॉरिटी ऑफ लॉ। फर्दर आर्टिकल 246 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स पावर। आर्टिकल 246 एक पावर आपको डेलीगेट कर रहा है। पावर गिव्स पावर to levy various taxes between center and state government with the help of Schedule 7. तो अब बहुत सारे टैक्सेस हैं। वो जो टैक्सेस है वो कौन लगाएगा और कौन कलेक्ट करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट। तो आर्टिकल 246 बोल रहा है कि हमने एक शेड्यूल 7 बनाया है। शेड्यूल 7 में हमने डिफाइन करी है, अलग अलग लिस्ट बनाई है। हम 3 लिस्ट बना लेते हैं, चलो भैया आसानी से, तुम झगड़ा मत करो। देखो हमने लिस्ट 1 बनाई है जिसमें जो भी हम नाम लिखेंगे उसके ऊपर उसको हम बोलेंगे यूनियन लिस्ट। उसके ऊपर टैक्स का कलेक्शन कौन करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। दूसरी हम लिस्ट बनाएंगे उसको हम बोलेंगे स्टेट लिस्ट। उसके ऊपर टैक्स कौन लगाएगा और कलेक्ट करेगा? स्टेट गवर्नमेंट। और तीसरी हम एक लिस्ट बनाएंगे जिसको हम बोलेंगे कंकरेंट लिस्ट, जिसके ऊपर म्यूचुअली आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेना, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट तुम आपस में रख लेना। तो कुछ इस तरीके से इन्होंने बातें करी। आइए शेड्यूल 7 देखते हैं जहां पर इस झगड़े को रिजॉल्व किया गया। शेड्यूल 7 गवर्न्स पावर टू कलेक्ट टैक्सेस विद द हेल्प ऑफ 3 लिस्ट।
लिस्ट 1 यूनियन लिस्ट, लिस्ट 2 स्टेट लिस्ट और लिस्ट 3 कंकरेंट लिस्ट। सेंट्रल गवर्नमेंट हैज एक्सक्लूसिव पावर टू मेक लॉ। यहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है, यहां पर स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है, और यहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट प्लस स्टेट गवर्नमेंट मिलके लॉ बनाते हैं। लेजिस्लेशन लिखने की पावर किसके पास है? इधर मिलके है। अब इधर कौन कौन सी यूनियन लिस्ट के पास है? कुछ एग्जांपल्स मैंने इधर डाले हैं, कुछ एग्जांपल्स इधर डाले हैं, कुछ एग्जांपल्स इधर। लिस्ट तो बहुत लंबी है। लाइक इनकम के ऊपर, आप इनकम के ऊपर टैक्स कौन कलेक्ट करेगा? सर इनकम टैक्स किसने बनाया है? यहां पर आ गया एंट्री नंबर 82 टैक्सेस ऑन इनकम। तो आप जो इनकम टैक्स बना रहे हो उसका लेजिस्लेशन किसने लिखा है? सेंट्रल गवर्नमेंट ने, एक्सेप्ट एग्रीकल्चर इनकम। कस्टम ड्यूटी एंट्री 83 में, एंट्री 84 में एक्साइज ड्यूटी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के ऊपर। यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट किसके पास पावर है? हैज एक्सक्लूसिव पावर टू मेक लॉ। टैक्सेस ऑन एग्रीकल्चर इनकम, एक्साइज ऑन लिक्वर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी, टैक्सेस ऑन व्हीकल, टोल्स, टैक्सेस ऑन प्रोफेशन, स्टैम्प ड्यूटी। ये सब कौन कलेक्ट करता है? स्टेट गवर्नमेंट। सर स्टेट गवर्नमेंट क्यों टैक्स कलेक्ट कर रहा है? सारा का सारा पैसा स्टेट क्यों नहीं कलेक्ट, सेंट्रल क्यों नहीं कलेक्ट करता? देखो, जो हम लोगों की गवर्नमेंट है वो फेडरल गवर्नमेंट है, यानी कि यहाँ पर हर स्टेट में ज़रूरी नहीं है एक ही गवर्नमेंट हो। यहाँ पर पूरा का पूरा जो भी मादा है वो आप लोग सिलेक्ट करते हो कि कौन सी गवर्नमेंट होनी चाहिए। तो किसी आपने देखा होगा किसी स्टेट में हमारी बीजेपी की गवर्नमेंट है, किसी स्टेट में हमारी स्टेट की गवर्नमेंट है। तो सर अब जैसे मान लीजिए कि सेंट्रल पे इस टाइम पे सेंट्रल पे बीजेपी है और स्टेट में, दिल्ली स्टेट में केजरीवाल जी की गवर्नमेंट है, आपकी गवर्नमेंट है। अब केजरीवाल गवर्नमेंट को दिल्ली चलानी है, आपको दिल्ली चलानी है, पर चलाएंगे कैसे साहब? पैसा कहाँ से आएगा? पैसा कहाँ से आएगा? तो सर वो सेंट्रल से मांगेंगे। सेंट्रल पता है क्या करेगा? सेंट्रल कहेगा बीजेपी की जहाँ पर स्टेट है ना उनको तो बढ़िया आराम से पैसा दे देगा कि तरक्की हो, हम तरक्की दिखा पाएँ कि हम बढ़िया थे। लेकिन जहाँ पर बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं है वहाँ पर वो पैसा देने में, ऐसा हमको लगता है, शायद ऐसा होता भी होगा कि वो आनाकानी करेंगे। क्या ज़रूरत है पैसे की तुमको? कहाँ पैसा खर्च करोगे? तो कई बार हर बार स्टेट को सेंट्रल के आगे कटोरा ना फैलाना पड़े, इसलिए स्टेट की अपनी खुद की कुछ इनकम्स रखी जाती है कि वहाँ से वो अपने आप को वो सफाइस रहे कि वो आराम से वो बिजनेस कर पाए, तो स्टेट गवर्नमेंट आराम से डिसीजंस ले पाए। कुछ कॉन्करेंट है जहाँ पर दोनों टैक्स बनाते, लाइक प्रॉपर्टी टैक्स और हाउस टैक्स। आई बात समझ? नाउ अब ये लॉ बनते कैसे? हाउ लॉज इनेक्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ये एक बहुत ही बढ़िया बात है। सेंट्रल गवर्नमेंट लॉज आर इनेक्टेड थ्रू पार्लियामेंट। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? पहले एक लॉ बनाते हैं कि अगर हमको कोई लॉ पास करवाना है तो पहले हम एक लॉ बनाते हैं, उसको पार्लियामेंट में पेश करते हैं। पार्लियामेंट में जब पेश कर देते हैं और राज्यसभा लोकसभा बोलते हैं हाँ बहुत ही बढ़िया लॉ है, इसको आगे बढ़ाया जाए, तो हम वही जो हमने लॉ लिखा है, लेजिस्लेशन जो है, उसको रख देते हैं हम अपने ऑनरेबल प्रेसिडेंट के सामने। और अगर उस पर वो सिग्नेचर कर देते हैं, उनकी असेंट मिल जाती है, उनकी अप्रूवल मिल जाती है, तो सर वो लॉ पास हो जाता है, वो बिल बन जाता है। देखते हैं क्या है, आइए देखें। सो सेंट्रल गवर्नमेंट को अगर कोई लॉ पास कराना है तो वो कहाँ पे रखते हैं? पार्लियामेंट के आगे, और अप्रूवल ऑफ ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज रिक्वायर्ड। स्टेट गवर्नमेंट को अगर कोई लॉ पास करवाना है तो वो रखते हैं स्टेट असेंबली के आगे, एंड अप्रूवल चाहिए होती है ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ स्टेट की। सिंस इनकम टैक्स जो है वो सेंटर का मैटर है, इसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया है, तो यहाँ पर अगर आपको कुछ भी करना होता है तो इट हैज़ बीन इनेक्टेड एज इनकम टैक्स एक्ट 1961 थ्रू पार्लियामेंट। इसको किसने बनाया है? पार्लियामेंट में। मैं इसका थोड़ा सा आपको प्रोसीजर समझाना चाहूँगा। व्हाट इज द प्रोसीजर ऑफ मेकिंग एनी लॉ और एक्ट? देखिए सर, सबसे पहले हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम लॉ लिखते हैं, लेजिस्लेशन लिखते हैं, जिसको हम बोलते हैं कि अभी ये फाइनल नहीं है, ये ड्राफ्ट है, ये ड्राफ्ट है। ओके, ये ड्राफ्ट आपने रखा, अगर इसमें कोई चेंजेस करने होंगे तो फिर इसमें चेंजेस होंगे। तो अभी ये ड्राफ्ट हमने रख दिया, ये ड्राफ्ट को हमने एज अ बिल कि सर हमने ये बिल बनाया है, ये फाइनेंस बिल है हमारा, आप देख लीजिए, ठीक है। अब ये फाइनेंस बिल हमने रखा बिफोर द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट मतलब क्या? वहाँ पे दो होते हैं ना, आपने सुना होगा, एक अपर हाउस एक लोअर हाउस। अपर हाउस क्या? राज्यसभा और लोकसभा। लोअर हाउस क्या? तो लोअर हाउस आपकी लोकसभा, अपर हाउस आपकी राज्यसभा। इनके आगे रखा और इन्होंने बोला ठीक है, तो हमने फिर किसके आगे रखा? प्रेसिडेंट के आगे। और प्रेसिडेंट ने भी बोला ठीक है और उसके ऊपर साइन कर दिए, तो फिर ये हमारा बिल फाइनलाइज हो जाता है और ये फिर हमारे एक्ट का हिस्सा बन जाता है।
अभी फाइनेंस एक्ट 2022 आया, तो कैसा आया होगा? पहले ड्राफ्ट बनाया होगा, कई दिन, आपको लगता है एक दिन में बनता है? महीनों तक मेहनत हुई है, महीनों तक लोग लगे हुए थे, सब कुछ बातें हुई, ये ड्राफ्ट रखा वगैरह वगैरह बनाया, फिर उस ड्राफ्ट को फाइनलाइज किया फाइनेंस मिनिस्टर्स वगैरह ने, और उसको प्रॉपरली सारे ड्राफ्ट को सही करके सिंक्रोनाइज करके फाइनल पोजीशन में लाके एज अ बिल रखा गया पार्लियामेंट में। राज्यसभा और लोकसभा को बोला कि राज्यसभा और लोकसभा के जो मेंबर्स थे वहाँ पर उन्होंने अप्रूवल दी कि हाँ जी ठीक है, बहुत बढ़िया। तो उन्होंने रखा प्रेसिडेंट के आगे, प्रेसिडेंट ने उसके ऊपर साइन कर दिया, यानी कि अब वो बिल फाइनल हो गया, यानी वो फाइनेंस बिल बन गया। अब अगर वो फाइनल हो गया तो जो हमारा इनकम टैक्स का एक्ट है उसमें वो बिल इनकॉर्पोरेट हो गया और हमारा एक्ट अमेंडेड हो गया। ठीक है, सो कुछ इस तरीके से चलता है। हाउ अमेंडमेंट्स आर मेड अंडर टैक्सेशन लॉ। अमेंडमेंट्स आर मेड एनुअली इन द टैक्स लॉ विद द हेल्प ऑफ फाइनेंस एक्ट। फाइनेंस एक्ट के थ्रू हमारे अमेंडमेंट होते हैं। अब द पॉइंट इज कि व्हाट इज फाइनेंस एक्ट? Every year, budget is presented before the parliament by the finance minister on the last working day of the February every year. तो पहले क्या हुआ करता था कि हर साल के फरवरी की लास्ट डे को फाइनेंस एक्ट आया करता था। अब इसमें चेंज हो गया है, अब ये लास्ट वर्किंग डे नहीं बोल के हम बोलेंगे फर्स्ट वर्किंग डे। अब पहली तारीख को ही आ जाता है भाई, तो पहले आखिरी तारीख को आया करता था फरवरी की, अब पहली तारीख को आ जाता है। तो फर्स्ट वर्किंग डे ऑफ द फरवरी एवरी ईयर। आज देखिए ना, आज आपके पास अभी आपकी लास्ट डे ऑफ फरवरी आप क्यों देख रहे हो 2020 में? आप देखो, आपको फर्स्ट फरवरी को फाइनेंस बिल मिल गया था ना? ठीक है। बजट कंटेन फाइनेंस बिल which proposes amendment sought by the central government in the areas of direct as well as indirect tax. When finance bill is approved by the House of the Parliament and receive assent of the President of India, it become Finance Act. अब इस फाइनेंस एक्ट के कुछ हिस्से मैं आपको चाहूंगा कि आप पूरे देखो सर इनको। अब फाइनेंस एक्ट में ना एक्चुअली 4 पार्ट होते हैं, वो लिखा भी हुआ है, 4 पार्ट होते हैं। फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द फाइनेंस एक्ट कंटेन 4 पार्ट्स। अब ये कौन कौन से 4 पार्ट है? पार्ट वन स्पेसिफाई रूल्स ऑफ इनकम टैक्स फॉर इनकम चार्जेबल टू टैक्स फॉर न्यू असेसमेंट ईयर। ठीक है, तो सबसे पहला पार्ट क्या है सर? वो स्पेसिफाई करता है कि कौन से नए रूल होंगे न्यू असेसमेंट ईयर में। दूसरा पार्ट बताइए सर, ये बताता है कि ये जो फाइनेंशियल ईयर होगा इसके लिए टीडीएस की रेट क्या होंगी। तो पहले वाले में अगर अपन क्रक्स देखें तो पहले वाले में कुछ रूल्स बता रहे हैं, दूसरे वाले में क्या बता रहा है? टीडीएस रेट्स। ये ध्यान रखना भाई। पार्ट 3 किस बारे में बात कर रहे हैं कि सर नए फाइनेंशियल ईयर में एडवांस टैक्स की रेट्स क्या रहेगी। और चौथा क्या बता रहा है? चौथा बता रहा है कि नेट एग्रीकल्चर इनकम न्यू फाइनेंशियल ईयर की कैसे निकालेंगे। तो हमने क्या 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 सीखा? हमने ये सीखा कि सर रूल्स, टीडीएस रेट, एडवांस टैक्स और नेट एग्रीकल्चर इनकम। अब फाइनेंस एक्ट इस तरीके से होता है, आपको कैसे देखना होता है सर? ये देखो, मैं चाहता हूं कि मेरी प्रेजेंस के साथ देखो प्लीज, इधर देखो। अब फाइनेंस एक्ट 2019 जब आया था, 2019, अब आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात हो रही है। जब फाइनेंस एक्ट 2019 आया था, फाइनेंस एक्ट 2020 आया, तो फाइनेंस एक्ट 19 के हिसाब से आपका प्रीवियस ईयर क्या होगा? 19-20। आप लोग ना, ये मैं क्यों बता रहा हूं? क्योंकि आप लोग कहीं कंफ्यूज ना हो जाओ कि आपके एग्जाम्स के लिए क्या एप्लीकेबल होता है। तो अगर फाइनेंस एक्ट 19 है तो प्रीवियस ईयर उसका क्या है? 19-20। तो उसका असेसमेंट क्या ईयर क्या होगा सर? उसका असेसमेंट ईयर होगा 20-21। अगर फाइनेंस एक्ट 20 है तो प्रीवियस ईयर क्या होगा? 20-21। असेसमेंट ईयर क्या होगा? 21-22। आप बताइए, आज तारीख है सर 27 फरवरी 2022, आज 27 फरवरी 2022। और मैं ये बात एकदम से बोल रहा हूँ तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि सर मैं घर से परमिशन लेके आया हूँ आज ये क्लास लेने के लिए, कि मुझे क्लास लेने दी जाए, नहीं तो आज मुझे अलाउ नहीं कर रहे थे। पूरे साल भर में मेरी कोई भले ही चलती हो घर में, एक दिन मेरी नहीं चलती और वो होती है 27 फरवरी, क्योंकि उस दिन होता है मेरी वाइफ का बर्थडे। और आज मेरी वाइफ का बर्थडे, और उन्होंने बोला कि तुमको यही डेट मिली थी अनाउंस करने के लिए डायरेक्ट सीरीज। मैंने कहा यही मेरे को सबसे शुभ दिन लगा। तो यार बीवी को ताने वाने पूरी ज़िंदगी मारते रहेंगे, पर बीवी है तो हमें, तो आज उसका बर्थडे है तो मैंने कहा यार आज से बेटर दिन क्या हुआ, तो आज मैंने ये डायरेक्ट सीरीज शुरू करी।
लेकिन आज अगर आप देखो तो टुडे इज व्हाट, टुडे इज 27 फरवरी 2022, ये वाला फाइनेंशियल ईयर चल रहा है। ये कब खत्म होने वाला है? अभी 31 मार्च 2022 को खत्म होने वाला है। तो ये फाइनेंशियल ईयर कब से शुरू हुआ होगा? अप्रैल 21 में शुरू हुआ था और अभी 31 मार्च 2022 को कंप्लीट हो जाएगा। तो 21-22 ये जो फाइनेंशियल ईयर है इसकी कैलकुलेशन कब होगी? अगले साल 22-23 में। ये 21-22 इसकी कैलकुलेशन कब होगी? 22-23 में। तो अपना फाइनेंशियल ईयर 21-22, अपना असेसमेंट ईयर 22-23, इसके लिए फाइनेंस एक्ट 2021। तो अपन कौन सा एक्ट पढ़ेंगे? 2021। अभी 1 फरवरी 2022 को, यहां पे नहीं लिखा, मैं बोलता हूं, 1 फरवरी 2022 को फाइनेंस एक्ट 2022 आया। ये कौन से फाइनेंशियल ईयर के लिए है? सर ये अभी फरवरी में अनाउंस कर दिया, बोला कि जो अब प्रीवियस ईयर आएगा उसके लिए एप्लीकेबल होगा, यानी कि 22-23 के लिए, और असेसमेंट ईयर 23-24 के लिए। याद रखेंगे आपका एग्जाम अभी जून या दिसंबर में है, आपको कौन सा फाइनेंस एक्ट रेफर करना है? फाइनेंस एक्ट 2021, जिसका प्रीवियस ईयर 21-22 है और असेसमेंट ईयर 22-23 है। मेरे को कुछ बच्चे ऐसे घूर के अगर देख रहे हैं तो भाई मैं आप लोगों को बता देता हूं कि जब तुम न्यू ईयर सेलिब्रेट करते हो, 31 दिसंबर खत्म होता है और तुम न्यू ईयर सेलिब्रेट करते हो 1 जनवरी को, तो तुमको पता है पूरा साल जनवरी से दिसंबर होता है। भैया जनवरी से दिसंबर अगर कोई साल होता है तो उसको बोलते हैं अपन कैलेंडर ईयर। क्या बोलते हैं? कैलेंडर ईयर। ठीक है सर। यहां पर हम फॉलो करते हैं फाइनेंशियल ईयर। क्या फॉलो करते हैं? फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर जनवरी से दिसंबर नहीं होता सर, ये होता है अप्रैल से चालू होता है टिल मार्च। ठीक है। आपका फाइनेंशियल ईयर कौन सा है? सर आपका है 1 अप्रैल 2021 से लेकर 31 मार्च 2022 तक, ये फाइनेंशियल ईयर है। अब ना व्हाट इज फाइनेंशियल ईयर? गवर्नमेंट आपसे बोलती है कि आप रोज रोज इनकम कमाओ, रोज रोज टैक्स पे करो, तो फिर आप कब इनकम कमाओगे? आप महीने में भी मत आओ, आप पूरे साल भर कमा लो भाई, पूरे साल कमाओ। इतनी लिबर्टी और कौन देगा? पूरे साल कमा लो, पूरे फाइनेंशियल ईयर 21 से 22 कमाओ, आओ ही मत हमारे पास, आओ ही मत। ये तुम्हारा फाइनेंशियल ईयर हो गया 21-22, पूरे साल कमा लिया। अब जो पूरे साल कमाया है उसके अगले साल उसकी गणना करो, उसकी कंप्यूटेशन करो, उसकी कैलकुलेशन करो, उसका असेसमेंट करो कि तुमने कितना कमाया था, और अब जब तुमको इनकम पता लग गई तो उसके इनकम के ऊपर इनकम टैक्स पे कर देना। यानी कमाते हम पूरे 1 साल है और उसकी कैलकुलेशन उसके अगले साल करते हैं। तो जिस साल कमाते हैं उसको बोलते हैं फाइनेंशियल ईयर, और उसके अगले साल जब उसकी कैलकुलेशन करते हैं उसको बोलते हैं असेसमेंट ईयर। तो पहले ये कहला रहा है हमारा 21-22 फाइनेंशियल ईयर, तो इसका अगला साल क्या कहलाएगा? असेसमेंट ईयर, यानी कि 2022-23। स्लो चल रहा हूं, मेरे को फर्क नहीं पैंदा। मेरे इंपॉर्टेंट ये है कि भैया कोई नया बच्चा भी बैठा है तो उसको समझ में आए हो क्या रहा है। आई बात समझ? अब हम लोगों को समझ में आ रहा है कि सर हम इनकम टैक्स पढ़ रहे हैं। इनकम टैक्स जो है वो एक डायरेक्ट टैक्स है। डायरेक्ट टैक्स में हम पूरे साल भर पहले कमाते हैं और उसको बोलते हैं हम फाइनेंशियल ईयर, जो कि हमारा है 21-22, और उसकी कैलकुलेशन करते हैं हम असेसमेंट ईयर 22-23 में। इसमें हम कैलकुलेशन करके जितना हमने इनकम कमाया होता है उस इनकम के ऊपर हम पे कर देते हैं गवर्नमेंट को इनकम टैक्स, हम पे कर देते हैं। ये डायरेक्ट टैक्स है सर, तो यानी कि इम्पैक्ट और इंसिडेंस दोनों हमारे ऊपर है। ठीक है साहब? ठीक है साहब। ओके, अब आते हैं अपन चार्ज ऑफ इनकम टैक्स में। बोलिए यहां तक अभी आपको क्लियर है तो आगे बढ़े जाए। नेक्स्ट इज चार्ज ऑफ इनकम टैक्स। अब जो इनकम टैक्स का चार्जिंग सेक्शन है वो है सेक्शन 4। सेक्शन 4 पे मूव करने से पहले मैं आपको ना एक बहुत सिंपल तरीके से एक बात रखना चाहूँगा अपनी। सर अगर हम इनकम टैक्स एक्ट रेफर कर रहे हैं तो इनकम टैक्स एक्ट रेफर करते वक्त सबसे प्राइमरी पॉइंट जो हमारा होता है वो ये होता है कि इसको कौन कौन से सेक्शंस हमको देखने हैं, हमारे करिकुलम में कौन कौन से सेक्शंस कवर होने वाले हैं, हमें इनकम टैक्स एक्ट क्या पूरा पढ़ना है या कितना पोर्शन पढ़ना है। तो सर ये सब हमको एज पर करिकुलम रेफर करना है, लेकिन देयर आर सर्टेन पॉइंट्स जो हर जने को इनकम टैक्स पढ़ते वक्त पढ़ने ही पढ़ने होते हैं। उसमें से सबसे पहला अगर आपसे मैं बोलूं तो सबसे पहला सेक्शन 1 जो है वो बोलता है कि इनकम टैक्स इज एप्लीकेबल टू होल इंडिया। इनकम टैक्स इज एप्लीकेबल टू होल इंडिया इंक्लूडिंग द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। सिंपल बात, खत्म सेक्शन 1। नाउ इट कम्स टू सेक्शन 2। सेक्शन 2 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961।
सेक्शन 2 आप लोग इतने ज्यादा ब्रिलियंट लोग हैं कि आप लोग समझ चुके हैं कि कोई भी एक्ट होता है उस एक्ट में यूज होने वाले अलग अलग वर्ड जो है उनकी डेफिनेशन सेक्शन 2 में दे रखी होती है। तो यहां पर आप लोग समझोगे कि सर असेसी क्या होता है, असेसमेंट ईयर क्या होता है, प्रीवियस ईयर क्या होता है, ठीक है। ये अलग अलग जो टर्मिनोलॉजी है ये तुमको कहाँ डिफाइन करी होगी सर? सेक्शन 2 में। मैंने बोला कि इनकम टैक्स जो पे करना पड़ता है डायरेक्ट टैक्स में, वो पे करना पड़ता है पर्सन को। तो पर्सन कौन होते हैं वो सेक्शन 2 में डिफाइन है, ठीक है। ये सब कुछ सेक्शन 2 में डिफाइन है। तो सेक्शन 2 इज ओनली यूज फॉर द पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग डेफिनेशंस। नाउ इट कम्स टू सेक्शन 3। सेक्शन 3 क्या होता है? सेक्शन 3 बोलता है कि देखो भाई तुम लोग क्या पढ़ रहे हो, जो पढ़ रहे हो वैसे पढ़ रहे हो। व्हेन इट कम्स टू इनकम टैक्स, तो इनकम टैक्स में एक बहुत ही डिफाइंड रूल है कि इस वाले साल में तुमने जितना कमाया, इस साल में तुमने जितना भी कमाया, उसके अगले साल उसकी गणना करी जाएगी। तो जिस साल में तुमने कमाया उसके नेक्स्ट ईयर में। तो अगर मैं बोलूं कि अगर मुझे इस साल कैलकुलेशन करनी है तो क्या मैं इस साल जो कमा रहा हूं उसकी कैलकुलेशन करूंगा? नहीं, मैं इस साल कौन सी कैलकुलेशन करूंगा? जो मैंने पिछले साल कमाया होगा। जो मैंने कब कमाया होगा? लास्ट ईयर में, यानी कि प्रीवियस ईयर में। और अगर मैं बोलूं कि जो मैं इस साल कमा रहा हूं उसकी कैलकुलेशन कब होगी? सर उसकी कैलकुलेशन होगी नेक्स्ट ईयर में। डन। तो व्हाट आई एम सेइंग आउट हियर इज, मैं यहां पर क्या बोल रहा हूं? मैं सर यहां पर बोल रहा हूं कि जो मैंने इस साल कमाया उसको अपन बोलते हैं फाइनेंशियल ईयर, और इसकी कैलकुलेशन कब करते हैं हम? सर अगले साल, उसको बोलते हैं असेसमेंट ईयर। दूसरी तरीके से बोले कि सर असेसमेंट ईयर यानी कि जिस साल में हम कैलकुलेशन कर रहे हैं उसको हम बोल सकते हैं करंट ईयर, और करंट ईयर में हम किसकी कैलकुलेशन करते हैं? पिछले साल की, जिसको हम क्या बोलते हैं? प्रीवियस ईयर। तो सर प्रीवियस ईयर और फाइनेंशियल ईयर इज वन ऑफ द सेम थिंग, असेसमेंट ईयर और करंट ईयर इज वन ऑफ द सेम थिंग। आ रही है बात समझ? तो मैं फाइनेंशियल ईयर वर्ड यूज करूं या प्रीवियस ईयर वर्ड यूज करूं, एक ही बात है। तो मोटा माटी बात ये है, मोटा माटी मेरे को समझाने का पर्पस ये था कि सेक्शन 3 जो है वो बोलता है प्रीवियस ईयर रूल। क्या बोलता है? प्रीवियस ईयर रूल। बोला अगर आप इनकम टैक्स में बैठे हुए हैं तो सर यहां पर प्रीवियस ईयर रूल लगेगा। यहां पर सर आपको जो कैलकुलेशन करनी है वो उस समय की नहीं करनी है जिस समय में आप बैठे हुए हो। आपको सिर्फ पिछले साल जो भी फाइनेंस हुए थे उनकी कैलकुलेशन करनी है। प्रीवियस ईयर में जो आपने इनकम अर्न करी है उसकी कैलकुलेशन करनी है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? So that was section 3. Now it comes to section 4. अब सेक्शन 4 क्या बोलता है? सेक्शन 4 तो भैया बहुत ही खूबसूरत सेक्शन 4 कहता है कि चार्जिंग सेक्शन। हर एक्ट में एक चार्जिंग सेक्शन होता है। यहां पर आप जो भी हेड्स पढ़ेंगे उसमें भी चार्जिंग सेक्शन है। सबसे बढ़िया सेक्शन है आपका सेक्शन 4 चार्जिंग सेक्शन, जो आपको बता रहा है कि सर इनकम टैक्स कब लगेगा, कैसे लगेगा, क्यों चार्ज किया जाता है। आइए देखें, चार्जिंग सेक्शन देखना बहुत जरूरी है। सर ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि इनकम टैक्स इज चार्ज फॉर एवरी असेसमेंट ईयर। डेफिनेटली हर साल इनकम टैक्स चार्ज होता है। दूसरी बात बोल रहा है इट इज चार्ज ऑन एवरी पर्सन, सबके ऊपर लगता है एवरी पर्सन। और पर्सन कहां पे डिफाइन है? सेक्शन 231 में। सर आपने बताया था 7 तरीके के लोग होते हैं। सर थोड़ा और डिटेल में बताओ ना सर प्लीज। सर रेसिडेंशियल स्टेटस इसका अगला चैप्टर है, उसमें मैं पर्सन के बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा, ये मेरा वादा है। रेसिडेंशियल स्टेटस चैप्टर शुरू नहीं करूंगा मैं जब तक आपको मैं बता ना दूं पर्सन कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तो ये किसके ऊपर लगता है? पर्सन के ऊपर। और इसको अपन कहां देखने वाले हैं? अगले चैप्टर में देखने वाले। क्लियर? नाउ द नेक्स्ट इज it is charged on the total income earned by the person during the previous year. ये चार्जिंग सेक्शन किसके ऊपर लग रहा है? सर टोटल इनकम के ऊपर लगता है। तो हमको पहला क्या पता लगा कि सर हर असेसमेंट ईयर में लगता है इनकम टैक्स। ओके, हर असेसमेंट ईयर में प्रीवियस ईयर की कैलकुलेशन करते हैं हम, क्योंकि किसके ऊपर लगता है? पर्सन के ऊपर लगता है। किसके ऊपर लगता है? सर उसकी टोटल इनकम कंप्यूट करते हैं। टोटल इनकम इज कंप्यूटेड एज पर द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। टोटल इनकम कैसे कंप्यूट करते हैं? सर वो इनकम टैक्स एक्ट हम जो शुरू कर दिया है आज आपके साथ, विशाल सोमाई के साथ। सर अब हम बता देंगे कैसे निकलती है टोटल इनकम, थोड़े समय में सब पता लग जाएगा। ओके, द टैक्स इज लेविड एट द रेट प्रिस्क्राइब्ड बाय द फाइनेंस एक्ट। सर आप लोगों को ये भी पता लग गया, मैं आपको ये भी बता चुका हूं इस क्लास में कि हम कौन सा एक्ट रेफर कर रहे हैं? फाइनेंस एक्ट 2021। इनकम टैक्स शैल बी डिडक्टेड एट
सोर्स और पेड इन एडवांस वेयर इट इज सो डिडक्टेबल और पेबल अंडर एनी प्रोविजन ऑफ द एक्ट। सर इनकम टैक्स किस पे देना पड़ता है? इनकम के ऊपर। सर कभी कभी इनकम जब एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को या कोई किसी को पैसा दे रहा होता है तो उसमें से ऑलरेडी वो टैक्स काट लेता है, उसको बोलते हैं टीडीएस। या कभी कभी आप क्या करते हो, आपको टैक्स पे करना होता है असेसमेंट ईयर में जो अपने प्रीवियस ईयर में कमाया, लेकिन कुछ लोग प्रीवियस ईयर में ही अपना टैक्स का पेमेंट कर देते हैं, उसको बोल देते हैं भैया देना तो अगले साल था ना, अभी इसी साल क्यों दे रहे हो, तो उसको बोलते हैं एडवांस टैक्स। या क्या प्रोविजन है, ये सब बिल्कुल एंड में जाके हम लोगों को समझने हैं। व्हाट दिस, ओके। और द नेक्स्ट इज Income Tax Act as amended by the 1st April of every financial year shall apply for the assessment year of that year. So this is all about section 4। ये हम लोगों को पता लग गया। section 4 कहता है कि सर असेसमेंट ईयर में कैलकुलेशन करनी है, पर्सन के इनकम के ऊपर करनी है, उसकी टोटल इनकम के ऊपर टोटल इनकम निकालनी है एज पर इनकम टैक्स एक्ट। इनकम टैक्स एक्ट में क्या रेट्स रहेंगी वो डिसाइड करता है फाइनेंस एक्ट। कई बार आपको टैक्स एज पर टीडीएस और एडवांस टैक्स में मिल जाता है। और सर जो भी अमेंडमेंट आते हैं वो आपके फाइनेंशियल ईयर की पहली तारीख से एप्लीकेबल होते हैं, यानी कि विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल। डन, ये हुआ सेक्शन 4। अब मैं बढ़ रहा हूं आगे और आप लोगों से दरख्वास्त है कि अब मेरे को बहुत ध्यान से सुनना शुरू कर दें। अभी तक मुझे लगता है कि आई हैव टेकन एन आवर टू टीच यू अबाउट द थ्योरी ऑफ इनकम टैक्सेशन। अब मैं बहुत भारी चीज़ों पे मूव करने वाला हूं। जिन लोगों ने अभी तक मुझे सुना, या तो मैं आप लोगों को यहां पे दे दूं ब्रेक कि लो यार 1 घंटा हो गया, जाओ एंजॉय करो, क्योंकि अगला 1 घंटा असली गेम है। असली गेम है भैया। अगला 1 घंटा तुमको यहां पे जो समझ में आने वाला है उसको बोलेंगे इनकम टैक्स इंट्रोडक्शन। फोड़ दिया तो अगले 1 घंटे तक ध्यान से रहना। कर रहा हूं शुरू, ठीक है? ठीक है। तो सबसे पहले क्या बोला गया सर? सबसे पहले ये बोला गया कि जब इनकम की बारी आती है, क्योंकि इनकम टैक्स पे करना है, तो सबसे पहले हमको देखना पड़ेगा कि हमारी इनकम कैसे निकलती है। अब व्हेन इट कम्स टू इनकम, कि इनकम कैसे निकालनी है, तो इनकम के अलग अलग तरीके हैं निकालने के। इनकम के तरीके को डिफाइन किया गया है इनकम टैक्स एक्ट में, और उन्होंने बोला कि कितने भी तरीके से निकाल सकते हैं। उन्होंने घूम फिर के टोटल 4 हेड निकाले। कितने? 4 हेड। सारी इनकम्स को उन्होंने डिवाइड कर दिया कि ये इनकम हो सकती है, वो इनकम हो सकती है, वो इनकम हो सकती है, वो इनकम हो सकती है। टोटल 4 हेड, 4 हेड्स उन्होंने डिफाइन करे। बोला या तो कैसे कमाता होगा यार आदमी पैसा, या तो वो नौकरी करता होगा। तो पहला उन्होंने कुछ तरीके से इस तरीके से हेड्स निकाले। सर ये तो प्रीवियस ईयर रूल है जो मैं आपको बता चुका हूं। अब आ रहे हैं अपन सेक्शन 14 पे, जो कि नेम ऑफ द असेसी स्टेटस हेड बता रहा है। देखिए सर, सबसे पहली आपकी इनकम आती है इनकम फ्रॉम सैलरी। सबसे पहली कौन सी इनकम है आपकी? इनकम फ्रॉम सैलरी। ये जो मैं आपको बताने वाला हूं ना सर, ये आपके चैप्टर्स बनने वाले, ये अपन को बहुत डिटेल में पढ़ने हैं, बहुत डिटेल में, यही एग्जाम में आता है। तो सबसे पहले हमने सोचा कि कौन कौन से लोग होंगे, किस किस तरीके से वो इनकम अर्न करते हैं। तो फर्स्ट हमको जो समझ में आया वो ये समझ में आया कि जो सबसे पहला है वो होगा सर कि कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी जॉब कर रहे हैं और उनसे उनकी इनकम अर्न हो रही है। तो यानी कि देयर इज एम्प्लॉयर एम्प्लॉयर रिलेशनशिप। कुछ लोग नौकरी में लग रहे हैं और उनको एम्प्लॉयर, क्योंकि वो नौकरी करते हैं वहाँ पर, उसके बदले में एम्प्लॉय को पेमेंट करता है। ये उनकी एक इनकम है। तो ये सर इसमें कैसे कैलकुलेशन होती है, सैलरी कितनी बनती है, टोटल इनकम कैसे बनता है, ये हम लोग रेफर करेंगे सेक्शन 15 से लेकर सेक्शन 17 तक। ये इनकम टैक्स एक्ट के हैं, ठीक है? पहली बात समझ में आई, ठीक है? 4 हेड्स। और बोला और कैसे कर सकते हैं? बोला या तो सर कोई नौकरी कर रहा होगा, बोला ठीक है, और या सर वो नौकरी नहीं कर रहा होगा तो खुद का बिजनेस कर रहा होगा, ठीक है? खुद का बिजनेस कर रहा होगा तो बिजनेस वाला देख लेंगे। और हो सकता है कि सर कुछ लोग जैसे बिजनेस कर रहे हैं, तो कुछ लोग बिजनेस नहीं करके, कुछ लोगों ने डिग्रियां हासिल कर ली पर नौकरी नहीं कर रहे, खुद की प्रैक्टिस कर रहे हैं। या तो हो सकता है वो प्रोफेशन में हो, लाइक डॉक्टर हो गया, एडवोकेट हो गया, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गया, कंपनी सेक्रेटरी हो गया, कॉस्ट अकाउंटेंट हो गया, ये सब भी तो हो सकते हैं। मैंने कहा बिल्कुल हो सकते हैं। तो ये वाले लोग, हाँ ये वाले लोग। सर कुछ लोग ऐसे हैं, मैं आपको बताऊं, इस टाइम पे मैं दिल्ली के लक्ष्मी नगर एरिया में बैठा हुआ हूँ, और लक्ष्मी नगर एरिया को आपको अगर कोई आप यहाँ पे रहता है तो मेरे ऊपर केस करना चाहे कर दे, पर वो लिटरली लक्ष्मी नगर एरिया इज नॉट अ गुड प्लेस टू रिसाइड। वाई इट इज नॉट अ गुड प्लेस टू रिसाइड? बिकॉज लक्ष्मी नगर एरिया जो है वो एक तरीके से पूरा वो कहते हैं ना मार्केट बन चुका है
फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंसी, कंपनी सेक्रेटरी एंड कॉस्ट अकाउंटेंट। तो जहां पर कमर्शियल एक्टिविटीज हो रही हैं वहां पे वो रेजिडेंशियल अच्छा भी नहीं लगता। तो यहाँ पर लोग पता नहीं कहाँ कहाँ से, इंडिया के कौन कौन से कोने से बच्चे यहाँ पर आते हैं और पढ़ाई करके जाते हैं, और आ रहे हैं बच्चे पढ़ रहे हैं। अब यहाँ पर बच्चे आ रहे हैं तो लोगों ने तो अपने घर छोड़ दिए और किराए पे चढ़ा रहे हैं, क्योंकि इतनी डिमांड है घरों की। अब लोग कुछ नहीं कर रहे, अपने घर किराए पे चढ़ा रहे हैं और उनकी इनकम हो रही है। कैसे इनकम हो रही है? उनके पास घर है और उन्होंने वो घर किराए पे चढ़ा दिया, तो दैट इज नोन एज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो दूसरा एक तरीका क्या मिला हमको? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो सेक्शन 15 से 17 में हम पढ़ेंगे सैलरीज में। फिर सेक्शन 18, 19, 20 और 21 हमारे हो चुके हैं ओमिट, खत्म हो चुके हैं। सेक्शन 20 से 27 में पढ़ेंगे अपन हाउस प्रॉपर्टी। सर आप इसको चूके मत, ये मेरे को देखना जरूरी नहीं है, आप ये देखते रहिए। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हम पढ़ने वाले हैं सेक्शन 20 से लेकर सेक्शन 27 तक। अगला देखिए सर, अगला है प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। हम लोगों ने बात करी थी कि सर सैलरी इनकम है तो ठीक है, नहीं है तो बिजनेस और प्रोफेशन है। ये है आपका सर सेक्शन 28 से लेकर सेक्शन 44 तक, बहुत लंबी रेंज है भाई। नेक्स्ट ये 3 समझ में आए, या तो वो सैलरी कर रहा है, या वो बिजनेस कर रहा है, या फिर वो प्रोफेशन कर रहा है। और हाउस प्रॉपर्टी के मैंने आपको बताया, इसके अलावा और कोई इनकम हो सकती है क्या? इसके अलावा और कोई इनकम नहीं हो सकती। फिर बाद में निकल के आया कि सर ऐसी हो सकती है कि आप, हो सकता है कि आपके पास कोई कैपिटल असेट हो। क्या हो आपके पास? सर आपके पास कोई कैपिटल असेट हो, और वो कैपिटल असेट अगर आपने बेच दी तो उससे बेचने से आपको जो फायदा होगा वो कैपिटल गेन होगा। कैपिटल असेट क्या मायने क्या है कैपिटल असेट के? कैपिटल असेट बोले तो सर लाइक किसी के पास प्रॉपर्टी है, ज्वेलरी है, अगर उससे वो बेच दिया तो उसको फायदा हो गया, तो वो कैपिटल गेन होगा। तो हमने ये 4 हेड निकाल के छोड़ दिए और बोला कि कैपिटल गेन की कैलकुलेशन हम सेक्शन 45 से 55 में देख लेंगे, और ये हमने कैलकुलेशन कर ली। अब हुआ ये सर, अब ये हुआ सर कि ये 4 हेड से जो इनकम आ रही थी हम मान रहे थे ये इनकम है, लेकिन कुछ ऐसी इनकम निकल के आने लगी बाद में जो हमने इन 4 हेड में क्लासिफाई नहीं करी थी। हम लोगों ने क्लासिफाई नहीं करी थी, हमारे हिसाब से इसके अलावा और कोई इनकम होती नहीं होती। लेकिन मान लो कि कोई बंदा रात को चला गया और जुआ खेल के आया, हम कह रहे जुआ खेल के आया, लेकिन बोला जुआ खेल के आया हूँ, खेल के आया लेकिन पैसा जीत के आया, तो उसकी इनकम तो हुई ना। तो किसी ने जुए में पैसा खेला, फिर क्या हुआ, टीवी पे शोज निकल के आ गए। अब भाई इनकम टैक्स एक्ट तो बहुत पुराने, तब थोड़ी ना इतना सब कुछ होता था। टीवी पे शो निकल के आ गए, कौन बनेगा करोड़पति, अलग अलग शो, और उस पर लोग जा रहे हैं और पैसा कमा के आ रहे हैं। टैलेंट हंट खुल गए, डांस प्लस, डांस इंडिया, डांस, अलग अलग इंडियन आइडल वगैरह से वहां पर लोग जा रहे हैं और पैसा कमा के आ रहे हैं। अब ये तो हमने सोचा ही नहीं था कि ऐसे भी इनकम कमाई जा सकती है, और हो रहा है। तो अगर इन 4 हेड में आपने जो इनकम कमाई है वो इन 4 हेड में क्लासिफाई नहीं होती, तो बोला जिसका कोई नहीं उसका साईं बाबा। तो हमने 5वां हेड निकाला और बोला गया कि अगर कोई ऐसी इनकम है जो इन 4 हेड में क्लासिफाई नहीं हो पाई है तो वो टैक्सेबल हो गई इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। तो बेसिकली मैं बार बार 4 हेड कर रहा था, एक्चुअल में कितने हेड है हमारे? 5 हेड। तो इन 5 हेड में से हो सकता है कि आपकी इनकम किसी एक हेड में होती हो सकता है आपकी इनकम किसी 2 हेड में हो सकती हो। लाइक मेरी बात मानो, तो मान लीजिए किसी के पास कोई जॉब कर रहा है तो वो इनकम फ्रॉम सैलरी से कमा रहा है, और उसके पास एक घर के अलावा और भी घर है तो उसने घर किराए पे दे रखे हैं, तो वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से भी कमा रहा है। उसने इसी साल में अपनी कोई ज्वेलरी बेच दी तो उसकी इनकम इसी साल में कैपिटल गेन से भी हो गई। हो सकता है ना। तो किसी की इनकम एक हेड से भी हो सकती है, एक से ज्यादा हेड से भी हो सकती है, 5 हेड से भी हो सकती है होने को। तो ये अपनी टोटल इनकम इस तरीके से अपन कंप्यूट करना सीखेंगे। और ये कैसे करेंगे, इसमें लगेंगे सर हमको सब्सटेंशियल टाइम। ठीक है, तो ये ऐसे अपन को इनकम कंप्यूट करनी है। ये 5 ब्लिंक होना शुरू हो चुके हैं सर। राइट सर। तो ये थी हमारी टोटल इनकम। अब इसके बाद जो मैं आपको बताने जा रहा हूं सर, मैं वो बताने जा रहा हूं कि टोटल इनकम कैसे निकालेंगे। तो एक सफर रहेगा, लेकिन टैक्स कैसे लगता है वो इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए मैं आपको बार बार मोटिवेट कर रहा हूं कि मेरे साथ बने रहिए। नाउ लेट्स परस्यू कि अगर आपकी कोई इनकम है तो उसके ऊपर आपको टैक्स कैसे पे करना है। रेडी हो जाए। सो हियर इज द स्लैब रेट जो आप लोगों को अपने एग्जाम्स के लिए रेफर करनी है। सब लोग फोकस करो यार। अब जो जहां पर भी हो ना, अब आ जाओ यार। क्लास फास्ट चल रही है, स्लो चल रही है, भाड़ में गई, तुम लोग सब आ जाओ। अब आ जाओ भाई, आ जाओ। देखो भाई,
देखो भाई लोग, अपने असेसमेंट ईयर के लिए ये है स्लैब रेट, द जनरल रेट्स ऑफ इनकम टैक्स फॉर द इंडिविजुअल फॉर द असेसमेंट ईयर। ये जो स्लैब रेट है सिर्फ किसके लिए एप्लीकेबल है? ये इंडिविजुअल के लिए एप्लीकेबल है। अगर किसी कंपनी ने कोई अर्निंग करी है, या फर्म ने अर्निंग करी है, कोऑपरेटिव सोसाइटी ने क्या करी है, उनका अभी बाद में बात करेंगे। सबसे पहले इंडिविजुअल का बात करेंगे। अपने एग्जाम में क्वेश्चन भी सबसे पहले मैं आपको बताऊं, आपके एग्जाम में सबसे पहला क्वेश्चन आता है असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल का। आपके एग्जाम में सबसे पहला, सबसे कंपलसरी क्वेश्चन आता है असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल का, 20 मार्क्स का, कंपलसरी। आप लोगों को 1 घंटा हुआ इनकम टैक्स में, आपको एक थ्योरी देके जा रहा हूं। अगर जिस बच्चे से एग्जाम में पहला क्वेश्चन हो गया, आधा बैटल खत्म। ये सबसे कीमती पॉइंट है। कुछ होना हो एग्जाम में, पहला क्वेश्चन होना चाहिए, उसके लिए स्ट्रगल करना है। वो 20 मार्क्स का क्वेश्चन है भाई। सोचो आप एग्जाम में बैठे हो, आपने पहला क्वेश्चन पहले आधे घंटे में निपटा दिया, आपके मन में क्लियर है 20 मार्क्स तो हो गए। कितनी आसान हो जाएगी जर्नी। और अगर पहला क्वेश्चन नहीं हुआ तो अब आपको चाहिए कि अब 80 में से मेरे को 50 लाने, जर्नी कितनी टफ हो जाएगी। तो यहां पर असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल के क्वेश्चन आते हैं 20-20 मार्क्स के। यहां पे देखो, अगर आप इंडिविजुअल हो तो आपकी स्लैब रेट क्या होगी? तो बोला गया अगर आप इंडिविजुअल हो तो अगर आपकी इनकम 2.5 लाख रुपए तक है, पूरे साल भर में आपकी इनकम 2.5 लाख रुपए तक है, तो सर टैक्स देने की जरूरत नहीं है ना। 2.5 लाख रुपए बोले क्या है यार, मतलब पूरे साल भर में 2.5 लाख रुपए कमाया है, घर चला लो अच्छे से, गवर्नमेंट को टैक्स की जरूरत नहीं है, तुम हमारे लिए बहुत प्रीशियस हो, तुम जब कमाओगे तो टैक्स ले लेंगे। लेकिन आज की डेट में इट इज 2,50,000 ओनली। अगर किसी की इनकम में कहता हूं महीने के 20,000 रुपए है, तो 20,000 इंटू 12, 2,40,000 रुपए, 2.5 लाख से कम। तो यार 20,000 रुपए में वो बेचारा टैक्स भी पे करे, अपने घर को भी देखे, ना लीव 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 2.5 लाख रुपए है, टैक्स देने की जरूरत नहीं है। अब आते हैं हमारे पास, अगर हमारी इनकम नेक्स्ट 2.5 लाख है, ये याद रखना, बहुत अच्छा लिखा हुआ है नेक्स्ट 2.5 लाख, ये नहीं लिखा हुआ है कि 5 लाख है। अगर आपकी इनकम नेक्स्ट 2.5 लाख, यानी कि पहले 2.5 लाख तक नहीं, अगला जो 2.5 लाख हुआ, यानी कि अब इनकम अगर आपकी 2.5 लाख के ऊपर जा रही है, कब तक? और 2.5 लाख तक, तो आपको टैक्स देना पड़ेगा 5%। कितना देना पड़ेगा? 5%। बोला अगर आपकी इनकम नेक्स्ट 5 लाख तक है तो 20%, और बैलेंस के ऊपर 30%। इसको कुछ इस तरीके से लिखूं मैं, तो बोलने को तो ये बात आएगी कुछ इस तरीके से कि अगर आपकी इनकम 2.5 लाख रुपए तक है तो सर आपका टैक्स कितना है? निल। अगर आपकी इनकम 2.5 लाख से लेकर 5 लाख तक है तो आपको टैक्स देना पड़ेगा सर 5%। 5 लाख से लेकर 10 लाख तक है तो टैक्स देना पड़ेगा 20%, और अबव 10 लाख है तो टैक्स देना पड़ेगा 30%। बहुत सारे बच्चे अगर बैठे हुए हैं कि सर एक नया पढ़ाने जा रहे हैं, आज नई क्लास है, फ्रेश क्लास है, सर मैं आप लोगों को बता देता हूं स्लैब रेट में कोई चेंजेस नहीं है, वही स्लैब रेट्स है जो पहले हुआ करते थे। चेंजेस अगर आप देखने के लिए मेरे सामने बैठे हुए हो तो सर चेंजेस आएंगे आपको सरचार्ज में देखने को मिलेंगे, अभी बहुत ही बढ़िया, जो मैं बहुत तरीके से डील करूंगा। तो पहले 2.5 लाख पे निल, अगले 2.5 से 5 लाख पे 5%। अब यहां पर आप लोगों ने ये बात समझ ली है, तो मैं आपसे अगर ऐसा रैंडमली पूछूं कि भैया किसी की इनकम अगर 4 लाख है तो जल्दी से बताओ टैक्स कितना होगा, तो नया बच्चा तो उछलते ही बोल रहा है सर 4 लाख इस वाले में पैमाने में आता है, तो 4 लाख के ऊपर 5% ना। 4 लाख अगर किसी की इनकम है तो पहले 2.5 लाख पे तो सर टैक्स देना ही नहीं है। टैक्स क्या है? निल। बोले क्लियर? और बाकी बचे हुए सर, बाकी बचा 1.5 लाख रुपए, उस 1.5 लाख के ऊपर आपको देना है 5%। आ रही है बात समझ? इसी तरीके से अगर मैं आपसे बोलूं कि अगर आपकी इनकम 6 लाख रुपए है तो 6 लाख को फिर से ऐसे बांटेंगे कि सर पहले 2.5 लाख पे निल, नेक्स्ट 2.5 लाख पे यानी कि 2.5 लाख से 5 लाख का रेंज कितना है सर, उसके ऊपर 5%। अब 2.5 + 2.5 5 तो हो गए सर। उसके बाद जो बचा 1 लाख रुपए, उस 1 लाख पे 20%। क्लियर है बात? ओके। बोले क्लियर आप लोगों को? डन। तो ये हुआ हमारा इंडिविजुअल का। आप सबसे दरख्वास्त है एक बार इंडिविजुअल को देख लीजिए, और फिर मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं अगली वाली। सब लोगों से रिक्वेस्ट है देख लीजिए। सब लोगों ने देख लिया?
नाउ द नेक्स्ट इज, अगर आप की एज जो है वो 60 ईयर से ज्यादा है, कितनी उम्र से ज्यादा है, 60 साल से ज्यादा है, योर एज इज मोर देन 60 ईयर्स, लेकिन अभी 80 साल से कम है, तो सर अगर आप सीनियर सिटीजन हो तो यहां पर आपको एक रिलैक्सेशन दिया गया, यहाँ पे 2.5 लाख था, और यहाँ पे पूरी स्क्रीन दिखा रखी है मैंने आपको, यहाँ पर 3 लाख रुपए, 3 लाख रुपए तक टैक्स नहीं लगेगा। उसके बाद अगले 2 लाख पे सर ये देखो 2.5 और 2.5 मिलके 5 हुआ था, यहाँ पर भी 3 और 2 मिलके 5 कर दिया गया, तो यहाँ पर ये कम हो गया। अगले 2 लाख पे 5%, अगले 5 लाख पे 20%, और बैलेंस के ऊपर 30%। पर ये उन लोगों के लिए जो कौन है सर, यहाँ पे 2 चीजें देखनी है, एक तो वो रेसिडेंट होने चाहिए। रेसिडेंट क्या होता है सर, अगली क्लास में सीखोगे रेसिडेंशियल स्टेटस में, और उनकी उम्र जो है वो 60 साल से ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है। तीसरा केस, अगर आपकी उम्र जो है वो 80 साल से ऊपर है, यानी कि ये तो सीनियर सिटीजन थे, ये है वेरी सीनियर सिटीजन, तो सर तो यहां पर देखिए सर, यहां पर बोला गया कि भैया 5 लाख रुपए तक वेरी सीनियर सिटीजन, कोई टैक्स नहीं देना भैया, कोई टैक्स नहीं देना, 5 लाख रुपए तक, ओके। अगला है ही नहीं। नेक्स्ट, उसके नेक्स्ट 5 लाख के ऊपर 20% और बैलेंस 30%। मैं आप लोगों को एक बात इस चार्ट के थ्रू समझाने की कोशिश कर रहा हूं सर, यहां से लेकर यहां तक सब कुछ सेम है, कोई चेंज नहीं है। जो गेम खेला गया है वो शुरू के 5 लाख में खेला गया है, यहां पे 2.5 डाला गया, यहां पर 3 और 2 डाला गया, यहां पर 5 और 0, तो यहां पे 2.5 लाख पे निल, 2.5 लाख पे 5%। दूसरे वाले में ये सीनियर सिटीजन वाले में 3 लाख पे निल और 2 लाख पे 5%, और वेरी सीनियर सिटीजन पे 5 लाख तक निल, और उसके बाद सीधे फिर टैक्स स्लैब में आएंगे आप, और नेक्स्ट 5 लाख पे 20% देना पड़ेगा। बोले सबको क्लियर है? डन। अगर सबको क्लियर है तो यहां पर मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, और वो बात सर ये है कि ये हमारी स्लैब रेट्स है, और ये स्लैब रेट्स कई बच्चे जान रहे हैं कि बहुत टाइम से सेम चल रही है, बहुत टाइम से स्लैब रेट सेम चल रही है। मुझे एक बात बताओ, जब इतने टाइम से स्लैब रेट सेम चल रही है तो तुम लोगों का आंसर आज भी सेम क्यों नहीं आ रहे? आज भी क्यों गलत आंसर आ रहे हैं तुम्हारे? कहाँ दिक्कत हो रही है? आज उन दिक्कत पे काम करेंगे अपन, ठीक है। तो यहां तक किसी को दिक्कत नहीं, किसी को दिक्कत नहीं, स्लैब रेट्स आ गई हैं समझ में, डन। अब सर मेरे को एक नॉर्मल बात बताना, अब मेरे को एक नॉर्मल बात बताना, मैं यहां पर आपसे बात करता हूं, इधर आओ, ये और ये जो कुछ लिखा हुआ है इसको भी हटा देते हैं। नहीं ये हटाना है सर, चलो छोड़ो, नहीं हट रहा तो अब मेरी एक बात बताना आप मुझे ये बताना कि बेसिक एग्जामिशन लिमिट कितनी है, 2.5 लाख है या 3 लाख है? मिनिमम बेसिक एग्जामिशन लिमिट ऑब्जेक्टिव के हिसाब से, तो सब बोल रहे हैं 2.5 लाख है। सर अगर कोई सीनियर सिटीजन है तो उसकी बेसिक एग्जामिशन लिमिट 3 लाख है, और कोई वेरी सीनियर सिटीजन है तो उसकी बेसिक एग्जामिशन लिमिट 5 लाख है। सर आपने बता दिया, धन्यवाद। दूसरा क्वेश्चन, सर मेरी उम्र जो है वो मान लीजिए मेरे प्रीवियस ईयर में 59 ईयर्स है, और प्रीवियस ईयर, अभी वो प्रीवियस ईयर चल रहा है, और धूम धड़ाके से मेरे घर वालों ने मेरा बर्थडे बनाया क्योंकि मेरी उम्र हो गई है 60 साल। तो अपने प्रीवियस ईयर में कुछ समय के लिए मैं 59 ईयर्स का था, और फिर मेरा बर्थडे आ गया तो मैं 60 साल का हो गया। तो अब मेरे प्रीवियस ईयर मेरी इनकम हुई है, तो मैं ये मानना चाहता हूँ या ये जानना चाहता हूँ आपसे कि मेरी को किस कैटेगरी में आप लोगे? क्या मेरी शुरू के 2.5 लाख पे आप निल करोगे, शुरू के 3 लाख पे आप निल करोगे, मेरे को किस में लोगे? तो बोला गया अगर प्रीवियस ईयर में आपकी उम्र 60 साल हो गई, भली आपकी उम्र फरवरी में बर्थडे आया और मार्च तक का फाइनेंशियल ईयर होता है, पिछले साल में किसी भी वक्त अगर आपकी उम्र 60 साल हो गई, सर आप सीनियर सिटीजन में काउंट किए जाओगे। इसी तरीके से प्रीवियस ईयर में किसी भी वक्त अगर आपकी उम्र 80 साल हो गई तो आप वेरी सीनियर सिटीजन में काउंट किए जाओगे। तो अगर कोई ऐसा साल है जिसमें आप 59 से 60 या 79 से 80 में कन्वर्ट हो रहे हो, तो सर आपको प्रिविलेज मिला जाएगा। डन, ओके। अब ये इस तरीके से हम इनकम कंप्यूट करते हैं। अब मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मान लीजिए मेरी इनकम 20 लाख रुपए है, 30 लाख रुपए है, तो क्या करते हैं हम, ये जो भी कैलकुलेशंस है, ये सारे कैलकुलेशन कब तक है? 10 लाख तक।
शुरू के 2.5 लाख एग्जाम, अगले 2.5 लाख पे 5%, अगले 5 लाख पे 20% और 10 लाख के बाद 30%। 10 लाख के बाद जो भी इनकम हो रही है कितना टैक्स लगेगा? 30%। मैं कह रहा हूं आज की डेट में मैं आपसे मैं बताऊं, मेरी इनकम जो है 36 लाख रुपए, तो मैं टैक्स कितना देता हूँ सर? जितना भी देता हूँ पहले 10 लाख में एडजस्टमेंट होता होगा, उसके बाद जो भी इनकम है उसके ऊपर 30% देता हूँ। अब मेरी 36 लाख की बजाय 10 लाख रुपए इनकम और बढ़ गई। मुझे पहले ही पता है कि मैं हाई स्लैब रेट में चल रहा हूँ, मैं ऑलरेडी 10 लाख से ऊपर चल रहा हूँ। अब मेरी जो इनकम होती है मुझे पहले ही पता होता है कि मेरी इनकम के ऊपर मुझे टैक्स देना पड़ेगा 30%। तो अब एक टाइम के बाद ना मेरे को वो चीज़ें चली गई हैं। मेरे को पता होता है कि मेरी जो इनकम होने वाली है उसके ऊपर 30% टैक्स लगने वाला है। पर गवर्नमेंट ने बोला बेटा तेरे को इतना सुकून भी नहीं देंगे, 30% वैसे ही बहुत हैवी है, लेकिन अगर तुम और बड़े एसएससी बन गए, यानी कि तुम और पैसा कमा रहे हो, तो अगर तुम्हारी इनकम 50 लाख रुपए से ज्यादा हो गई लेकिन 1 करोड़ तक है, तो जो तुम टैक्स पे कर रहे हो वो टैक्स तो पे करते ही रहो, उसके ऊपर तुमको 10% इनकम टैक्स के ऊपर सरचार्ज और देना पड़ेगा। यानी कि बोला गया कि तुम जो टैक्स पे कर रहे हो वो टैक्स तो पे करते रहो, लेकिन अगर तुम्हारी इनकम 50 लाख से ऊपर चली गई तो जो तुम्हारा इनकम टैक्स बना है ना, इनकम टैक्स, इनकम के ऊपर क्या निकाला? इनकम टैक्स। उस इनकम टैक्स के ऊपर 10% और कैलकुलेट करेंगे, उसको हम बोलेंगे सरचार्ज। मैंने कहा यार टैक्स कम लग रहा था, 30% टैक्स देख रहा हूं। आप समझ रहे हो अगर मैं 10 लाख रुपए कमा रहा हूं तो उसका 30% 3 लाख रुपए तो टैक्स जा रहा है। अब आप मुझसे ये बोल रहे हो कि 50 लाख मेरी इनकम अगर क्रॉस कर जाए, 50 लाख रुपए मेरी इनकम क्रॉस कर जाए, तो उसके बाद जो मेरा इनकम टैक्स बना वो तो मुझे देना है, उस टोटल इनकम टैक्स का 10% सरचार्ज और देना है। बोला हाँ। तो गवर्नमेंट जानती भी है कि देखो, गवर्नमेंट ये कहती है कि जो गरीब है उसको क्या लूटना, 2.5 लाख रुपए की इनकम कम है तो उसे क्या टैक्स लेना, उसके ऊपर भी थोड़ी सी इनकम है तो थोड़ा टैक्स ले लेंगे। जैसे जैसे आप बड़े होते रहते हो गवर्नमेंट को पता लगता है कि अगर इस कंट्री से आप कमा रहे हो तो इस कंट्री को आपको देना का भी बनता है। बोला कि अगर आपकी इनकम 1 करोड़ से ज्यादा है लेकिन 2 करोड़ तक है तो सरचार्ज आपका बनेगा 15%। बोला कि अगर आपकी इनकम 2 करोड़ से ज्यादा है लेकिन 5 करोड़ तक है तो सरचार्ज बनेगा 25%। और अगर आपकी इनकम 5 करोड़ से ज्यादा है तो आपका सरचार्ज बनेगा 37%। माय गॉड, समझ रहे हो तुम? तो अगर मैं आपसे बोलता हूं कि किसी की इनकम 2.5 करोड़ है, 2.5 करोड़, तो वो कितना टैक्स पे करता होगा? तो सर आप पता है क्या कर रहे हो? 2.5 करोड़ में आप क्या कर रहे हो? आप कह रहे हो 2.5 लाख तक तो जीरो, उसके बाद 2.5 लाख पे 5%, उसके बाद 5 लाख पे 20%, और उसके बाद जितनी भी इनकम है 2.5 करोड़ में 2 करोड़ 40 लाख उसके ऊपर 30%। और क्योंकि वो 2.5 करोड़ में तो यानी कि 2 करोड़ से ज्यादा है पर 5 करोड़ से कम है, तो अब जितना उसका इनकम टैक्स बना उसके ऊपर सरचार्ज 25%। देखो सर, पूरा देख लो। अब आप मेरे को यहां पर देखने के बाद एक बार देख लो, फिर मैं आपसे एक चीज पूछूंगा। देख लिया आप लोगों ने? तो देयर आर टोटल 4 स्टेजेस। दिखा दिया सर मैंने, हटा रहा हूं। सो देयर आर टोटल 4 स्टेजेस। 4 स्टेजेस ऐसी हैं जहां पर आपको सरचार्ज के ऊपर कैलकुलेशन आती है। पहली स्टेज ऐसी है 50 लाख रुपए। 50 लाख रुपए आपकी इनकम क्रॉस हुई, आपको सरचार्ज देना पड़ेगा। अगर आपकी 1 करोड़ क्रॉस हुई तो आपको सरचार्ज देना पड़ेगा, लेकिन सरचार्ज का रेट बढ़ जाएगा। कितना? 15%। 2 करोड़ क्रॉस हुई तब भी सरचार्ज देना पड़ेगा, पर सरचार्ज का रेट और बढ़ जाएगा। कितना? 25%। अब यहां पर एक अमेंडमेंट है और वो बहुत ही बढ़िया है जो आपको सुननी है। अमेंडमेंट आप ध्यान से सुनेंगे, बहुत प्यार से सुनेंगे। सरचार्ज आपको समझ में आ रहा है? मैं कैलकुलेशन करूंगा सर, मैं क्वेश्चन करूंगा, ऐसे नहीं छोड़ूंगा आपको। यहां पर सीधे मैं आपको आपके नोट्स पे लेके चल रहा हूं। ये एक ऐसी बुक है जो मैंने आपके साथ शेयर करी है। सर ये आपके पास, सबके पास है, ऐसा कोई बोल ही नहीं सकता कि मेरे पास नहीं है ये बुक। सीधे स्लैब रेट्स पे चलेंगे। पहले देखिए, जो भी कुछ मैं आपको दिखा रहा हूं ना, ये सब कुछ आपकी बुक में है।
ये आपने अभी स्लैब रेट देखी, ये स्लैब रेट देखने के बाद अब हम देख रहे हैं रेट ऑफ सरचार्ज। अब देखिए रेट ऑफ सरचार्ज यहाँ पर अगर आप स्क्रीन पे देखो तो किस तरीके से दिखाए जा रहे हैं, और आपने अभी जो मेरे साथ स्लाइड में देखा था वो किस तरीके से दिखाए गए थे। दोनों में फर्क है कि नहीं? है फर्क है। यहाँ पर क्या अमेंडमेंट आया ये बोल रहा है, ध्यान से सुनना। कह रहा है सब लोग कॉन्सेंट्रेट करेंगे, यस प्लीज। ए यार अगली क्लास से करूंगा ना मजाक यार, अभी 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 सीरियस है क्लास, आ जाए यार पढ़ ले यार, सब लोग कॉन्सेंट्रेट। कह रहा है वेयर द टोटल इनकम, बस अब ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है इसको भूल जाओ, एक मिनट भूल जाओ। एक्सीड ₹50 लाख बट डज नॉट एक्सीड ₹1 करोड़, तो रेट ऑफ सरचार्ज क्या होगा? 10%। खत्म बात, खत्म है कि बात या नहीं खत्म है? खत्म। अब सर मैं आपको ना इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं। पहले एक आप देखो इनकम, क्या बोलते हैं अपन? इनकम। दूसरा आप देखो इनकम के नजरिए से डिविडेंड। डिविडेंड क्या होता है? जब आपने किसी कंपनी में शेयर्स खरीदे होते हैं तो शेयर्स के ऊपर अगर आपको कुछ पैसा रिसीव होता है, कोई उन कंपनी ने कोई प्रॉफिट कमाया होता है तो अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड बांटती है। तीसरा और चौथा आप लोगों को शायद ही समझ में आए, लेकिन मैं समझाने की कोशिश करता हूं। हम लोगों के पास अगर कोई कैपिटल एसेट है, कैपिटल एसेट क्या होता है? सर प्रॉपर्टी हो गई, सर ज्वेलरी हो गई, सर शेयर्स हो गए, ये कोई इनको कैपिटल एसेट बोलते हैं, जो अपन कैपिटल गेन में पढ़ेंगे। अगर आपने अपनी प्रॉपर्टी, अपने शेयर्स या अपनी ज्वेलरी या अपनी प्रीशियस कोई ड्राइंग, ये सब अगर आपने बेचा है तो आपको कुछ फायदा हुआ तो उसको बोलते हैं कैपिटल गेन। क्या बोलते हैं? कैपिटल गेन। अब जो ये कैपिटल गेन आपको होता है ना, कैपिटल गेन जो होता है वो 2 तरीके के होते हैं। एक होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, एक होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। यानी कि आपने कोई कैपिटल एसेट खरीदा और कुछ समय के बाद ही बेच दिया, मतलब 36 महीने के अंदर अंदर बेच दिया, 3 साल के अंदर अंदर बेच दिया, तो उसको बोलते हैं शॉर्ट टर्म। और 36 महीने के बाद बेचा, यानी 3 साल रखा, यानी कि 5 या 8 साल के बाद बेचा, तो उसको बोलते हैं लॉन्ग टर्म। बस इतना फिलहाल इतना सिखाना चाहता हूँ, बाकी तो बहुत ही जबरदस्त सीखेंगे। तो 2 तरीके के कैपिटल गेन होते हैं, एक शॉर्ट टर्म, एक लॉन्ग टर्म। कौन सा? एक शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और एक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। होते नहीं होते? ये समझ में आ रहा है? ठीक है, होते। अब शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में ये बात समझ में आ गई। उसमें अब मैं पर्टिकुलर कैपिटल एसेट कौन सी है वो ले रहा हूं। लेकिन अगर आपके पास इक्विटी शेयर्स है, क्या है? इक्विटी शेयर्स या इक्विटी ओरिएंटेड फंड है, इनकी बात कर रहा हूं, और किसी की भी बात नहीं कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं? इक्विटी शेयर्स। आप एक एग्जांपल ले लो, खाली इक्विटी शेयर्स है। अगर आपने इक्विटी शेयर्स बेचे हैं और आपको लॉन्ग टर्म हुआ है तो उसको बेटा बोलते हैं सेक्शन 112A की इनकम, और अगर शॉर्ट टर्म हुआ है तो सेक्शन 111A की इनकम। बस मैंने आपकी इनकम को 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। 4 आपकी जो भी इनकम हुई है वो एक इनकम है जनरल, एक डिविडेंड की इनकम, एक इक्विटी शेयर कंपनी के बेचे लेकिन शॉर्ट टर्म हुए तो 111A की इनकम, और एक इक्विटी शेयर कंपनी के बेचे और 112A की इनकम। इन चारों इनकम को मिला के आपकी इनकम जो है वो 50 लाख क्रॉस कर रही है, पर 1 करोड़ से कम है। तो आपको उस 50 लाख से ऊपर जो आपकी इनकम हुई है उसके ऊपर अब आपको इनकम टैक्स तो पे करना है, उसके ऊपर आपको सरचार्ज भी पे करना है। एग्जाम्पल के तौर पे सपोज आपको डिविडेंड इनकम हुई 5 लाख, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111A में हुआ 30 लाख, लॉन्ग टर्म हुआ 25 लाख, अदर इनकम है 35 लाख। अब 5 + 30 + 25 + 35 करोगे तो टोटल आ रहा है 95 लाख। 50 लाख से ज़्यादा है ना, तो 95 लाख के ऊपर क्या निकालो? सर इनकम टैक्स निकालो, और इसके ऊपर क्या दो? सर इसके ऊपर दो 10% सरचार्ज। खत्म। पहली बात समझ में आई? डन। ठीक है। 4 तरीके की इनकम, 4 तरीके की इनकम भैया, 4 तरीके की इनकम। अब आगे बढ़ रहा हूं। दूसरा, सर डाइवर्ट हो रहे, डाइवर्ट नहीं होना, पास आ जा बस। अब यूं सीख जाएगा तू। सेकेंड पॉइंट पे बात कर रहा हूं, थर्ड पॉइंट पे मजा आ जाएगा। अब अगर आपकी जो इनकम है वो इनकम अब 1 करोड़ से ज्यादा है पर 2 करोड़ से कम है, 1 करोड़ से ज्यादा है पर 2 करोड़ से कम है, और कौन कौन सी इनकम होती है? सर एक तो आपकी वही ना जनरल इनकम, दूसरी सर वो आपकी डिविडेंड इनकम, तीसरी सर आपकी वो 111A वाली इनकम शॉर्ट टर्म, और चौथी आपकी 112A वाली इनकम लॉन्ग टर्म। हाँ भाई, इन सबको मिला के
अगर आपकी इनकम 1 करोड़ से ज्यादा है तो सर, अब 1 करोड़ से ज्यादा है तो सरचार्ज आपको पे करना पड़ेगा, लेकिन 10% नहीं, 15%। डन। एग्जाम्पल के तौर पे डिविडेंड इनकम 5 लाख है, इसमें प्लस करा शॉर्ट टर्म इनकम है हमारी 60 लाख, प्लस लॉन्ग टर्म है हमारी 65 लाख, अदर इनकम है 45, सब कुछ मिला के कितनी आ रही है 1.75। इसके ऊपर इनकम टैक्स पे करो और सरचार्ज पे करो एट द रेट ऑफ 15%। बताइए कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, सीधी कहानी चल रही, कुछ दिक्कत नहीं है, सीधी कहानी चल रही है। अब आते हैं हम आगे। बोला कि अगर आपकी इनकम, यहां पे देखो दोनों तरफ क्या वर्ड यूज हुआ था, यहां पर वर्ड हुआ था इंक्लूडिंग और यहां पर वर्ड हुआ था इंक्लूडिंग वर्ड। चलो तीसरा, अगर आपकी इनकम 2 करोड़ से ज्यादा है और 5 करोड़ से कम है, 2 करोड़ से ज्यादा है और 5 करोड़ से कम है, जिसमें अब सुनना, जिसमें डिविडेंड इनकम, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म इनकम जुड़ी हुई नहीं है, यानी कि जो जनरल इनकम है वही 2 करोड़ से ज्यादा चली गई, जनरल इनकम ही 2 करोड़ से ज्यादा चली गई, तो बोला गया कि अब जो रेट हो जाएगा वो 25% हो जाएगा। पर यहां पर क्या अमेंडमेंट लाया गया, अभी आपने स्लाइड देखी थी, अब देखो यहां पर बात, आप लोगों ने स्लाइड देखी थी, ये देखो फिर से फुल दिखाता हूं। फिर से स्लाइड में आपने देखा था कि सर अगर किसी की इनकम 50 लाख से ऊपर है पर 1 करोड़ से कम है तो सरचार्ज कितना, 10। रिदम में चले, किसी की इनकम 1 करोड़ से ज्यादा 2 करोड़ से कम, सरचार्ज कितना, 15। किसी की इनकम 2 करोड़ से ज्यादा 5 करोड़ से कम, सरचार्ज कितना, 25। यहां पर और यहां पर सर अमेंडमेंट है। बोला गया कि सरचार्ज आपका बढ़ता जा रहा है जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ रही है, पर ये जो सरचार्ज बढ़ रहा है ये सबके ऊपर नहीं बढ़ेगा, ये खाली अदर इनकम के ऊपर बढ़ेगा। डिविडेंड है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से इनकम है, इनके ऊपर तो भैया फिक्स कर दिया गया कि डिविडेंड, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, इनकी इनकम के ऊपर हमेशा सरचार्ज 15% ही रहेगा, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। डिविडेंड इनकम, शॉर्ट टर्म से इनकम, लॉन्ग टर्म से इनकम 111 या 112 से, उसके ऊपर हमेशा सरचार्ज कितना रहेगा, 15%। तो अब यहां पर ये बोल रहा है कि जो आपकी इनकम है उसके ऊपर सरचार्ज कितना लगेगा, 25%, लेकिन इसमें डिविडेंड इनकम, शॉर्ट टर्म और कैपिटल गेन नहीं होना चाहिए। अगर आपकी इनकम किससे है, डिविडेंड से है, 111A से और 112A से है, तो सर इस पे किसी भी केस में नॉट एक्सीडिंग 15% से ज्यादा नहीं लगेगा। फॉर एग्जाम्पल, आपकी डिविडेंड इनकम 5 लाख है, शॉर्ट टर्म की इनकम 54 लाख है, लॉन्ग टर्म की 55 लाख है, अदर इनकम 3 करोड़ है भैया, ये जो 3 करोड़ की इनकम है इसके ऊपर इनकम टैक्स प्लस 25% सरचार्ज, और ये जो 3 है इन 3 के ऊपर सर इनकम टैक्स प्लस 15% सरचार्ज। बताइए आपको बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? तो इन्होंने बोला सरचार्ज वुड बी लेवाइड एट द रेट ऑफ 15% ऑन इनकम टैक्स ऑन डिविडेंड इनकम ऑफ ₹5 लाख। सर ये अदर इनकम यहाँ से हटा दो, मुझसे गलती हो गई थी। शॉर्ट टर्म के ऊपर 54 लाख के ऊपर और लॉन्ग टर्म के ऊपर 55 लाख के ऊपर सरचार्ज एट द रेट ऑफ 25% वुड बी लेवाइबल ऑन द इनकम टैक्स कंप्यूटेड ऑन अदर इनकम ऑफ ₹3 करोड़। बोले क्लियर? अगला पॉइंट नंबर 4, वेयर टोटल इनकम। अब टोटल इनकम जो है तुम्हारी वो 5 करोड़ से भी ज्यादा है, पर उसमें ना तो डिविडेंड इनकम जुड़ी होनी चाहिए, ना शॉर्ट टर्म, ना लॉन्ग टर्म, सिर्फ अदर इनकम अगर तुम्हारी है और वो 5 करोड़ से ज्यादा है तो सर सरचार्ज का रेट हो जाएगा 37%, और अगर डिविडेंड इनकम है, शॉर्ट टर्म है, लॉन्ग टर्म है, तो सर ये तो 15% से ज्यादा सरचार्ज लग ही नहीं सकता। एग्जाम्पल के तौर पे डिविडेंड इनकम 5 लाख है, शॉर्ट टर्म 50 लाख है, लॉन्ग टर्म 65 लाख है, अदर इनकम 6 करोड़ है, तो भैया इस 6 करोड़ के ऊपर तो इनकम टैक्स प्लस 37% सरचार्ज, और इन 3 के ऊपर इनकम टैक्स प्लस 15% सरचार्ज। बात क्लियर है सबको? डन? क्लियर है बात? अब सर कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने समझ में आ रहा है कि सर अगर हमारी इनकम 50 लाख से ऊपर हो जाती है तो सरचार्ज सभी के ऊपर 10%, हमारी इनकम 1 करोड़ से ऊपर हो जाती है पर 2 करोड़ है तो सरचार्ज सभी के ऊपर
20%। हमारी इनकम 2 करोड़ से ऊपर हो जाती है तो फिर हम बाइफर्केशन करने लगते हैं। ये देखो करने लगे ना, 2 करोड़ से ऊपर हुई है तो हम कह रहे हैं अदर इनकम बताओ कितनी है, और डिविडेंड वाली इनकम कितनी है। 5 करोड़ से ऊपर हुई तो, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, सरचार्ज का रेट बढ़ रहा है, पर हम कह रहे हैं कि डिविडेंड हो गया, लॉन्ग टर्म हो गया, शॉर्ट टर्म हो गया, इसके ऊपर तो हमेशा सरचार्ज का रेट 15% ही रहेगा, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। पर मान लीजिए सब कुछ कंबाइन कर लिया अपन ने, और अदर इनकम हमारी 2 करोड़ से ज्यादा नहीं है, पर सब कुछ कंबाइन करके हमारी इनकम 2 करोड़ से ज्यादा हो जाए तो यहां पे मैंने एक एग्जांपल रखा हुआ है। ये वाली क्लास आपको, ये वाली बात आपको शायद दोबारा से सुननी पड़े मेरी, तो अगर मैं पढ़ा दूं और नहीं समझ में आए तो वापस से सुनना पीछे करके, ठीक है। मैं कह रहा हूं अब आपकी जो टोटल इनकम है वो 2 करोड़ से ज्यादा है, जिसमें डिविडेंड इनकम भी इंक्लूड है, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म भी इंक्लूड है। 2 करोड़ से ज्यादा है। अब 2 करोड़ से ज्यादा हो रही है तो आप लोगों के दिमाग में आ रही है 2 करोड़ से ज्यादा यानी 25% का सरचार्ज, पर अदर इनकम 2 करोड़ से ज्यादा है ही नहीं, टोटल इनकम 2 करोड़ से ज्यादा है, जिसमें डिविडेंड और शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म जुड़ा हुआ है। जैसे कि डिविडेंड 50 लाख का है, शॉर्ट टर्म 60 लाख का है, लॉन्ग टर्म 55 लाख का है। इन तीनों पे तो तुमको रट सा गया है कि हमेशा 15% ही सरचार्ज लगेगा। अदर इनकम 1.2 करोड़ है, 2 करोड़ से कम है, लेकिन सबका टोटल मिला के अगर आप देखो तो वो आ रहा है 2.85 करोड़, यानी 2 करोड़ से ज्यादा। तो अगर अदर इनकम जो है सिर्फ वो 2 करोड़ से ज्यादा नहीं है, लेकिन एग्रीगेट 2 करोड़ से ज्यादा हो गया तो सर कोई बात नहीं, मैक्सिमम सरचार्ज 15% ही लगेगा। आपको मेरी बात समझ में आई? तो यहां पर हम लोगों को ये समझ में आता है कि जो सरचार्ज के रेट लिखे हुए हैं 10, 15, 25, 37, सर ये सही है, लेकिन ये जो रेट लिखे हुए हैं सर ये अदर इनकम्स के रेट लिखे हुए हैं। व्हेन इट कम्स टू डिविडेंड, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, तो वहां पर रेट होता है 10%, 15%, 15%, 15%, 15% से ज्यादा नहीं हो सकता। डन। चलिए, तो अब एक और बात समझ में आती है कि जैसे 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 आपकी इनकम बढ़ती जा रही है, आपके ऊपर टैक्स लगता जा रहा है। किसी टाइम पे 5%, फिर 20%, फिर 30%। ये तो सर सीधी सीधी बात इनकम टैक्स की हो रही थी। उसके बाद सरचार्ज में भी सर 10%, 15%, 25%, 37% मार ही डालोगे सर, आप मार डालोगे सर, आप खून कर दोगे आप। तो अब क्या हुआ? अब हुआ क्या, एक नया कॉन्सेप्ट आया। नया कॉन्सेप्ट क्या आया? आ जाओ भाई सब लोग, कहीं इधर उधर कहाँ चले जाते हो यार तुम लोग यार। नया कॉन्सेप्ट आया मार्जिनल रिलीफ का। कौन सा कॉन्सेप्ट आया? मार्जिनल रिलीफ। एक मिनट दोगे मुझे, एक मैसेज करना है मुझे। हाँ जी, नया कॉन्सेप्ट आया मार्जिन रिलीफ का। अब मार्जिन रिलीफ क्या कह रहा है? कह रहा है कि कभी कभी क्या हुआ, ये पाया गया कि किसी की इनकम 50 लाख रुपए है। अच्छा, तो 50 लाख रुपए के ऊपर आपने टैक्स लगाया। हमने बोला बिल्कुल, हमने लगाया इनकम टैक्स। बोला मानो कितना लगाया, मान लेते हैं हमने इनकम टैक्स लगाया 10 लाख रुपए। 50 लाख के ऊपर 10 लाख रुपए हमने टैक्स लगा दिया। बोला अच्छा ठीक है। और किसी की इनकम अगर 51 लाख रुपए है, कितनी? 51 लाख। हमने कहा ओ ओ ओ ओ ओ ओ 51 लाख। अगर 51 लाख रुपए टैक्स है तो इसके ऊपर इनकम टैक्स भी लगेगा और सरचार्ज भी लगेगा। हमने इनकम टैक्स और सरचार्ज दोनों मिला के जब लगाया तो टैक्स लगा टोटल उसके ऊपर 11,80,000, 11.8 लाख। बोला सर यहाँ पे ना हमको एक अजीब सी बात लगी, क्योंकि हमने सरचार्ज लगा दिया तो उसके ऊपर टोटल जो उसको देना पड़ा लायबिलिटी वो बहुत हो गई। हमने बोला क्या लायबिलिटी ज़्यादा हो गई? बोला अगर आप यहाँ से यहाँ तक की रेंज देखो तो बताओ इनकम कितनी बड़ी है। मैंने कहा यहाँ से लेकर यहाँ तक की इनकम जो बड़ी है वो बड़ी है 1 लाख रुपए। बोला बहुत अच्छी बात है। और एक बात बताओ, अगर 50 लाख इनकम दी तो टैक्स कितना लग रहा था? जी मैंने कहा अगर 50 लाख इनकम दी तो 10 लाख टैक्स लग रहा था, और 51 लाख है तो 11,80,000 लग रहा है। बोला अब आपको अजीब सा नहीं लग रहा है ये देख के
कि टैक्स 1,00,000 इनकम बढ़ने से, 1,00,000 इनकम बढ़ने से आपका टैक्स 1,80,000 बढ़ गया। इनकम बढ़ी ₹1,00,000 और टैक्स बढ़ गया 1,80,000। कितनी अजीब बात हो गई। मैंने कहा ऐसे कैसे हो गया? बोला सर 50 लाख के बाद सरचार्ज भी लग जाता है ना, इसलिए ऐसा हो जाता है। अब सामने वाला बोल रहा है कि साला इनकम इतनी नहीं बढ़ी जितना टैक्स देना पड़ रहा है यार, ये तो घाटा हो गया। अगर मानो अगर पूरा का पूरी इनकम के ऊपर 100% भी टैक्स दे देता तो 1,00,000 के ऊपर 1,00,000 देना पड़ता। यहाँ पे कमाया 1,00,000, टैक्स दे रहा हूँ 1,80,000। तो बोला यार ये तो गलत हो गया। बोला तो मार्जिन नहीं है, मार्जिन 100% भी ले लेते तो भी नहीं होता। तो बोला हाँ। तो बोला फिर ऐसे केस में तो रिलीफ देना बनता है। बोला कितना रिलीफ दोगे? बोला देखो सर, अगर किसी की इनकम 51 लाख है और उसका टैक्स 11,80,000 बन रहा है तो उसको 11,80,000 तो पहले टैक्स बता दो, और सर उसका 1,80,000 एक्स्ट्रा टैक्स बना है। एक्स्ट्रा इनकम कितनी है उसकी? 1,00,000। इस 1,80,000 में से 1,00,000 माइनस कर दो, बाकी जितना बचा 80,000 रुपए, इतने का हम उसको मार्जिनल रिलीफ दे देंगे। तो मार्जिनल रिलीफ कैसे निकला? ब्लैक पेन से लिखेंगे। मार्जिनल रिलीफ बताओ कैसे निकला? एडिशनल टैक्स माइनस एडिशनल इनकम, अब जो बचा उसको बोला मार्जिनल रिलीफ। तो 1,80,000 में से जो 80,000 है इसका मार्जिनल रिलीफ दे दिया। आपसे बोला गया भैया आप 11,00,000 रुपए टैक्स पे कर दो। भैया आ रही है बात, नहीं आ रही है बात? इसको देख लो यार, एक बार देखो, इसको नोट कर सकते हो तो नोट करो, और नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, मैं आपके साथ क्वेश्चन करता हूँ, करके देखें, फैक्ट पे क्वेश्चन करके देखते हैं। अब आपको ना मार्जिन रिलीफ का कॉन्सेप्ट तो समझ में आ रहा है कि मार्जिन रिलीफ कैसे देनी है। क्वेश्चन भी मैं करके दिखाऊंगा। थोड़ा सा ऐसे हक्का बक्का करके भी हो सकता है तुम बैठे हुए हो, अपने को फर्क नहीं पड़ता, तुम हक्के बक्के करके बैठे हो, तुमको क्वेश्चन समझ में आ रहा है, तुमसे मैं मार्जिन रिलीफ करवा दूंगा। पर मार्जिन रिलीफ कब आता है? पिक्चर में कब आता है? बताओ मार्जिन रिलीफ पिक्चर में कब आता है? मार्जिन रिलीफ पिक्चर में तब आता है जब सरचार्ज पिक्चर में आता है। सरचार्ज लगता है तो एकदम से टैक्स बढ़ जाता है, और टैक्स बढ़ जाता है तो आपको आपकी जितनी इनकम नहीं बढ़ी उतना तो टैक्स बढ़ गया, तो आपको क्या देना पड़ता है? मार्जिन रिलीफ। तो हमेशा ये बात याद रखना, हमेशा, कि मार्जिनल रिलीफ क्वेश्चन में तभी आएगा जब सरचार्ज लगा है। अगर सरचार्ज नहीं लगा है तो मार्जिनल रिलीफ क्वेश्चन में आ ही नहीं सकता। क्लियर बात? डन? ओके भैया, मार्जिनल रिलीफ को आना पड़ता है। देखो तुम्हारे बॉयफ्रेंड होंगे, लड़कियां जो मुझे सुन रही हैं उनके बॉयफ्रेंड होंगे, बड़ी खुश होंगी वो, आराम से उनके बॉयफ्रेंड है, उनका ख्याल रखते हैं, वैलेंटाइन भी बनाया, पावन हफ्ता निकाला, ठीक है, सब कुछ गया, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। उनको अपने बॉयफ्रेंड से कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ, लड़कियों को कोई दिक्कत नहीं है। अपने बॉयफ्रेंड में 100 कमियां दिखती है, फिर भी उसको सोना बाबू करके चला रही है। हाँ, उनको बस एक टाइम पे दिक्कत आती है जब उनका बॉयफ्रेंड किसी और लड़की से बातें करते हैं और बड़ा चेप हो रहा होता है, तो वो कहानी में आती है और उसको आगे घूसा मार देती है दूसरी किसी लड़की को, कोई लड़की और बात कर रही होती है, तो बोलती है भैया मेरे को कोई और दिक्कत नहीं है अपने बॉयफ्रेंड से। अपने बॉयफ्रेंड को बोल देती है देख मेरे को तेरे में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर कोई और लड़की आई तो गई काम से। तो यहाँ पर अब आपको कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर सरचार्ज आया और अगर सरचार्ज लगने से आपकी जो टोटल टैक्स है वो इतना बढ़ गया जितनी आपकी टोटल इनकम नहीं बढ़ी, तो फिर भैया मार्जिन रिलीफ क्वेश्चन में आएगा। बहुत ही वाहियात एग्जांपल था पर जो दिमाग में आया बोलता चला गया। तो मार्जिनल रिलीफ कम आता है क्वेश्चन में। अब लोगों को ना आधी बात तो ये नहीं पता होती मार्जिनल रिलीफ क्वेश्चन में कब आता है। बोलो सरचार्ज कब आता है? सर सरचार्ज आता है 50 लाख से ऊपर, जब आपकी इनकम होती है 1 करोड़ से ऊपर होती है, 2 करोड़ से ऊपर होती है, 5 करोड़ से ऊपर होती है, बस उस टाइम पे सरचार्ज लगता है। तो उस टाइम पे आपको मार्जिनल रिलीफ भी देख लेने का है। तो ये तो इंडिविजुअल का केस हो रहा है। अगर कंपनी का केस होता है, फर्म का केस होता है, तो उस टाइम पे जब भी सरचार्ज लगेगा तो उसी टाइम पे मार्जिनल रिलीफ भी आएगा। ठीक है, तो यहां पर अगर हम देखें, सो द नेक्स्ट पॉइंट है इसकी कह रहा है कि मार्जिन रिलीफ कब लगता है। बोला जब आपकी इनकम 50 लाख से ऊपर होती है, या जब आपकी इनकम 1 करोड़ से ऊपर होती है, जब आपकी इनकम 2 करोड़ से ऊपर होती है, जब आपकी इनकम 5 करोड़ से ऊपर होती है। मैं एक सिंपल बात बोल रहा हूँ, मार्जिन रिलीफ पिक्चर में तब आता है जब सरचार्ज लगता है। सरचार्ज भी इसी टाइम पे लगा करता है। डन? एक क्वेश्चन देखेंगे हम।
देखिए एक क्वेश्चन देखेंगे स्क्रीन पर। Compute the tax liability of Mr. X resident individual 40 years of age where his total income is 51 lakh rupees. Assuming that there is no income in the nature which is chargeable to special rate of tax and he has opted for provision, he has not opted for the provision of section 115 BAC. अभी तो BAC की तो बात ही नहीं हमने करी। अब आपसे ये बात बोल रहा है कि सर एक बंदा है जिसका नाम है मिस्टर एक्स और उसकी इनकम 51 लाख रुपए है। हम सर कैलकुलेट करें, हम अपने हिसाब से करते हैं, एक्चुअल में लेते हैं। सर इनकम है 51 लाख रुपए और जब 51 लाख रुपए के ऊपर टैक्स निकालने बैठेंगे तो कुछ इस तरीके से निकलेगा। शुरू के 2.5 लाख पे हमारा टैक्स आने वाला है निल, अगले 2.5 लाख पे हमारा टैक्स आने वाला है 5%, अगले 5 लाख पे हमारा टैक्स आने वाला है 20% और अगले 41 लाख के ऊपर हमारा टैक्स आने वाला है 30%। सर ये तो हो गया 0 प्लस 12,500 प्लस 1 लाख, 5 लाख का 20% 1 लाख हो गया, प्लस 41 लाख का 30%। दुआ करो यार ठीक हो जाऊं, परेशान हो चुका हूं मैं यार। ये हो गया 12,30,000 रुपए। सबका टोटल कर लेते हैं। ये हो गया 13,42,500। अगर आपकी इनकम 51 लाख है तो आपका टोटल टैक्स होता है 13,42,500। डन सर। ये क्या स्टेटमेंट हमने बना दी। मैं पता नहीं क्यों ये आज कर रहा हूं, मैं अगली क्लास से नहीं करूंगा, पर फिर भी देख लो। तो अगर तुम्हारी इनकम 51 लाख है तो ये टैक्स बन रहा है, तुम भी चेक कर लेना भाई। अब हम ये कहेंगे कि सर हमको कोई बुराई नहीं है, 13,42,500 रुपए टैक्स बन रहा था, पर 13,42,000 रुपए टैक्स बन रहा था और 51 लाख रुपए तुम्हारी इनकम है, तो इसके ऊपर तुमको देना पड़ेगा सरचार्ज एट द रेट ऑफ 10%। तो यह जाएगा 13,42,500। तो टोटल टैक्स आपका कितना बन गया सर? तो 1,34,250 पे टैक्स जोड़ा तो आपका टोटल टैक्स बन रहा है 14,76,750। डन। एक बार चेक कर ले हम। सर इधर बन रहा है 14,76,750। यस, इनका भी इतना ही बन रहा है। डन। हमें यहां तक कोई आपत्ति नहीं थी, कभी भी कोई आपत्ति थी नहीं। अब हमने बोला कि अगर हमारी इनकम 50 लाख थी, 51 लाख थी तो हमारा इतना टैक्स बन रहा है। अगर हमारी इनकम 50 लाख होती तो क्या सीन होता? तो बोला पहले के 2.5 लाख पे आपका निल होता, आपके नेक्स्ट 2.5 लाख पे आपका 5% होता जो कि आता आपका 12,500, आपके नेक्स्ट 5 लाख पर आपका होता 20% जो कि आता आपका 1 लाख रुपए। ठीक है सर। और आपका नेक्स्ट 40 लाख पर होता 30%, तो 40 लाख का 30% हो गया 12 लाख। तो 12 लाख प्लस 1 लाख 13 लाख और 13,12,500 आता। सर हमारा आता टोटल टैक्स आता 13,12,500 और क्योंकि 50 लाख से ऊपर नहीं है तो हमारा सरचार्ज भी नहीं लगता। अब इनकम जो है वो इन दोनों का डिफरेंस जो है वो है 1 लाख रुपए का, और इन दोनों का जो डिफरेंस है वो बताओ कितना है। अरे क्या हो रहा है पहली क्लास में, अभी बीमार पड़ रहा हूं, अभी तो पूरी सीरीज बाकी है। 1,64,250 1,64,250 हमारा एडिशनल टैक्स। इनकम बढ़ी 1 लाख से, टैक्स बढ़ गया 1,64,250 से। तो बोला गया बाबू तुम 14,76,750 ही टोटल टैक्स पे करो। इसमें से माइनस कर देंगे हम मार्जिनल रिलीफ। मार्जिनल रिलीफ कितना माइनस करेंगे बोलो?
बोला 1,64,250 है ना एडिशनल टैक्स, इसमें से माइनस कर दो एडिशनल इनकम 1,00,000 रुपए, तो तुम्हारा मार्जिन रिलीफ निकल के आ जाएगा 64,250। इसमें से माइनस कर दो 64,250। बताइए सर कितना आ रहा है? मैं निकालूंगा, मैं निकालता हूं 1476 750 माइनस यार है 14,12,500। तो 14,12,500 आपका टोटल इनकम के ऊपर इनकम टैक्स बनेगा फिर। और उस हिसाब से अगर हम देखें तो सर ये 14,76,000 है आपका, इधर 50 लाख के हिसाब से उसने निकाला होगा। तो हम लोग का कितना आया था भैया? हमारा गलत आया क्या? हमारा कितना है? 13,12,500 हमारा भी यही आया, सही तो आया है। मार्जिन रेवेन्यू है 64,250 और इसमें से हमने ये 64,250 माइनस कर दिए, तो एक्चुअल में ये निकल के आ गया सर 14,12,500 इज द करेक्ट आंसर। तो हम लोगों को क्या क्या समझ में आ रहा है? हम लोगों को ये समझ में आ रहा है, बहुत बहुत समझ में आ रहा है, स्लैब रेट समझ में आ रही है, उसके बाद सरचार्ज लगता है, सरचार्ज अगर लग जाता है तो सरचार्ज के ऊपर मार्जिन रिलीफ कैसे देते हैं वो तक सीख गए हो तो ठीक है। अब आखिरी में एक नई चीज बता रहा हूं, नई चीज ये बता रहा हूं कि देखो तुम्हारा जो भी टैक्स बन रहा है ना वो गवर्नमेंट को जब तुम पे कर रहे हो ना, आखिरी में सरचार्ज लगा दिया, मार्जिन रिलीफ ले ली, जो भी ले लिया, उसके बाद ऊपर तुमसे गवर्नमेंट बोलती है कि देखो तुम्हारा जो टैक्स बना उसके ऊपर 4% सेस दे देना। कितना देना? सेस। अब ये क्या बला है सर? सिर्फ 4% मांग रहे हैं। इसमें से 4 में से 3% तो तुम्हारी एजुकेशन सेस है, 1% एजुकेशन सेस, 2% सेकेंडरी हायर एजुकेशन सेस जो स्कूलों में जाई जाती है पैसा। बोला इसमें गवर्नमेंट कुछ नहीं रखेगी, पूरा पैसा स्कूलों के लिए जाएगा, 3% स्कूल्स के लिए जाएगा और जो 1% है वो हेल्थ के लिए जाएगा। तो 14,500 का 4% निकालेंगे तो 14,12,500 इतना टैक्स दे रहे हो, तो बोल रहे हो कि 56,500 और दे दो, तो ये तुम्हारा हो जाएगा 14,69,000। ये 4% सेस और दे दो, ये चला जाएगा एक्सक्लूसिवली। तो भैया कोई भी हो, इंडिविजुअल हो, कंपनी हो, कोई भी हो, सबको ये 4% सेस तो देना ही देना है इवेंचुअली जो तुम्हारी फाइनल इनकम टैक्स पोजीशन बनी। तो इधर भी इन्होंने ये करा और इसके हिसाब से इनका 14,69,000 टोटल टैक्स बना। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको स्लैब रेट्स भी समझ में आई होंगी, आपको सरचार्ज भी समझ में आया होगा, सरचार्ज में कैसे कैसे करना है, क्या अमेंडमेंट है वो भी समझ में आया होगा, और मार्जिन रिलीफ के ऊपर की क्या पोजीशन है वो भी समझ में आई होगी। डन। अगर आपको ये सब कुछ समझ में आया तो सर यहां तक तो हमने पढ़ा टैक्स रेट, और ये सब बातें पता है किसकी हो रही है? बड़े लोगों की बातें हो रही है। बड़े लोग मतलब पहले वो 10 लाख से ऊपर कमा रहे, 30% में जा रहे हैं, फिर 50 लाख से ऊपर कमा रहे, सरचार्ज पे कर रहे हैं, फिर 50 लाख से ऊपर जाके सरचार्ज पे कर रहे हैं तो परेशान हो रहे, तो मार्जिन रिलीफ दे रहे हैं। अब थोड़ी सी ना 2 मिनट के लिए ना छोटे लोगों की बातें कर लेते हैं। छोटा बड़ा कोई नहीं होता यार, इनकम से तो आप कभी जिंदगी में किसी को नहीं बता सकते कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। छोटे अगर ऐसे बोलते हैं ना कि किसी की इनकम छोटी होती है तो वो दिल का बहुत बड़ा होता है, पर मैं ये सब बातें करना ही नहीं चाहता क्योंकि मेरे को ये शब्द ही अच्छे नहीं लगते, छोटी और ये सब बड़ी बातें। मैं आ रहा हूँ नेक्स्ट टॉपिक पे, पर ये रखा गया है टॉपिक उन लोगों के लिए जिनकी इनकम 5 लाख रुपए तक की है। तो बोला कि अगर जिनकी इनकम 5 लाख रुपए तक की है तो उनको मिलेगा रिबेट। क्या मिलेगा? रिबेट। आइए रिबेट देखें सर। मैं पहले आपको सीधा रिबेट पे लेके चलता हूँ, स्क्रीन पूरी दिखाता हूँ। यहाँ पे तो नहीं है, ये रहा सर। रिबेट कह रहा है कि सर अगर आपकी इनकम 5 लाख रुपए तक है, इन केस ऑफ रेसिडेंट इंडिविजुअल हुज टोटल इनकम डज नॉट एक्सीड ₹5 लाख, रिबेट शेल बी अलाउड, जितना भी उनका इनकम टैक्स बना है, और 12,500 विच एवर इज लोअर। अब यहाँ पर एक बहुत ही प्यारी बात मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि मान लीजिए कि आपकी इनकम, मैं 2 पार्ट में बताता हूँ। जैसे मान लीजिए आपकी इनकम 4 लाख रुपए है,
4 लाख रुपए है, और 4 लाख के ऊपर अगर आपने टैक्स निकाला तो वो कुछ ऐसा निकलता है, शुरू के 2.5 लाख पे आपका टैक्स निकलेगा निल, और अगले 1.5 लाख के ऊपर आपका टैक्स निकलेगा 1.5 लाख के ऊपर टैक्स कितना हो गया तुम्हारा 5%, इट कम्स टू 7,500। तो ये 7,500 अगर आपकी इनकम है तो सर इसके ऊपर आपको मिलेगी रिबेट अंडर सेक्शन 87A। कितनी रिबेट मिलेगी सर? जितना आपका इनकम टैक्स है और 12,500 विच एवर इज लोअर। इनकम टैक्स कितना है 7,500, तो 7,500 की पूरी रिबेट, आपका टैक्स हो गया निल। दूसरा एग्जांपल, अगर आपकी इनकम 5 लाख रुपए है तो वो कुछ इस तरीके से कैलकुलेट करोगे, शुरू के 2.5 लाख पे निल, नेक्स्ट 2.5 लाख पे 5%, निल में 0, 5% में टोटल कितना आ गया आपका 12,500। बताइए आपको कितना रिबेट मिलेगा? सर रिबेट मिलेगा अंडर सेक्शन 87A जितना इनकम टैक्स है और 12,500 विच एवर इज लोअर, 12,500 का रिबेट यानी निल। तो लोग ऐसे बोलते हैं कि 2.5 लाख रुपए तक की जो इनकम होती है ना वो एग्जेम्प्ट होती है। अरे चलो 5 लाख तक की भी तुम्हारी इनकम है ना तो भी तुमको टैक्स नहीं देना पड़ता, क्योंकि जिसकी इनकम 5 लाख तक भी है ना तो उसका टैक्स टोटल पता है कितना बनता है? आज हमने निकाल के देख लिया, 5 लाख तक जिसका इनकम होता है उसका टैक्स होता है 12,500, और 12,500 की तो क्या मिल जाती है? रिबेट। लेकिन अगर किसी की इनकम 6 लाख रुपए है तो 6 लाख रुपए की इनकम के ऊपर जितना इनकम टैक्स बनेगा सर उस पर रिबेट नहीं मिलेगी। रिबेट खाली उन लोगों को मिलती है जिनकी इनकम 5 लाख तक होती है, और अगर जिनकी इनकम 5 लाख तक हुई उनको रिबेट मिल गया तो आखिरी में उनकी इनकम के ऊपर इनकम टैक्स लगता ही नहीं, वो नलिफाइड हो जाता है बाय वर्च्यू ऑफ रिबेट। तो रिबेट का भी एक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। सो वी हैव कवर्ड द कॉन्सेप्ट्स, वी हैव कवर्ड द स्लैब रेट्स, वी हैव कवर्ड द सरचार्ज एरिया, वी हैव कवर्ड द मार्जिनल रिलीफ, अब हमने देख लिया रिबेट। अब और भी कोई अगर असेसी होते हैं तो उनके ऊपर क्या स्लैब रेट्स हैं वो 1 मिनट के लिए मैं चाहता हूँ मेरे साथ देखें। देखिए सर, अदर देन इंडिविजुअल, अगर आप कोऑपरेटिव सोसाइटी हो तो अगर आपकी इनकम 10,000 तक है तो टैक्स का रेट है 10%, 10,000 से ऊपर अगले 10,000 तक 20%, और बाकी बैलेंस के ऊपर 30%, अगर आप कोऑपरेटिव सोसाइटी का हो। अगर आप LLP हो तो सर आपकी जो टैक्स का रेट होगा वो सर 30% होगा, और अगर आपकी इनकम टोटल इनकम जो है वो 1 करोड़ से ज़्यादा हो जाती है तो सर सरचार्ज का रेट आपके ऊपर 12% है। इसी तरीके से अगर आप कंपनी हो तो सर आप कंपनी हो तो आपके ऊपर डोमेस्टिक कंपनी हो तो टैक्स का रेट 30% है, फॉरेन कंपनी हो तो टैक्स का रेट 40% है। अगर आप 1 करोड़ से 10 करोड़ के बीच में हो तो सर सरचार्ज लगेगा 7%, और 10 करोड़ से ऊपर हो तो सरचार्ज लगेगा 12%। फॉरेन कंपनी हो तो सरचार्ज लगेगा 1 करोड़ से 10 करोड़ के ऊपर 2%, और 10 करोड़ से ऊपर 5%, ये सरचार्ज है। मार्जिन रिलीफ क्या इन लोगों को मिलता है? हाँ जी, इन लोगों को भी मार्जिन रिलीफ मिलता है। मार्जिन रिलीफ तभी क्वेश्चन में आता है जब सरचार्ज क्वेश्चन में आता है। आई बात समझ? तो ये कुछ रेट्स हैं, और इन रेट्स के ऊपर ना मैं अभी ज़्यादा गौर नहीं फरमा रहा हूँ, क्योंकि मेरे को पता है कि असेसमेंट ऑफ अदर एंटिटीज जो है वो सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट अकाउंटेंट्स के बच्चों को ज़रा सा देखना है, तब मैं उनके ऊपर ये बात फोकस करूँगा। बाकी रही बात चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की, तो उनको तो ये देखना भी नहीं है, क्योंकि उनके ऊपर असेसमेंट ऑफ अदर एंटिटीज करिकुलम में है ही नहीं। तो उस टाइम पे ज़्यादा फोकस करेंगे जब हम असेसमेंट करेंगे। आज फोकस मेरा असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल पे था, जो कि सबका है। डन। तो ये रही मेरी बात, और ये हमने करे इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस। तो ऑल इन ऑल दिस इज ऑल अबाउट द इनकम टैक्स इंट्रोडक्शन। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको जो इनकम टैक्स का इंट्रोडक्शन है वो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आखिरी में मैंने जो आपको रेट्स दिखाई है, अगर आपको ये जो आखिरी में मैंने ये जो रेट्स आपको डिफाइन करी है इनके ऊपर, ये अभी मैं चाहता भी नहीं हूँ, मैं आपको दिखाना भी नहीं चाहता था। ये आखिरी में बिल्कुल लास्ट पे जब हम पहुंच जाएंगे तो मेरे ख्याल से 2nd या 3rd लास्ट चैप्टर में मैं आपको समझाऊंगा, और वो भी एक अलग से लेक्चर लूंगा कॉस्ट अकाउंटेंट का 1 घंटे का, बस, बाकी और किसी का भी नहीं। सो दिस वाज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ इनकम टैक्स। नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलूंगा मैं रेसिडेंशियल स्टेटस में। उम्मीद करता हूं कि जो क्लासेस गई हैं जो समझ में आया होगा, और अगर आपको नहीं समझ में आया है तो इस क्लास को फिर से देखना, आपको समझ में जरूर आएगा, क्योंकि क्लास में है दम, क्योंकि हम में है दम। तो मिलता हूं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए दीजिए मुझे विदा। थैंक यू सो मच।